अपन डिस्कस कर रहे थे कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव हो गया था, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा सी 1 माइनस कॉस थीटा। ये एक्सप्रेशन आपको लास्ट लेक्चर में ड्राइव हो गया था। लैम्डा सी कॉम्पटन वेवलेंथ, ये आपको हिंट कर दिया था। डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट एंड लैम्डा सी इज कॉम्पटन वेवलेंथ। कॉम्पटन वेवलेंथ के एक्सप्रेशन में अगर आप कंपेयर करें तो सिर्फ टारगेट की रिजल्ट्स यूज हो रहे हैं, रेस्ट मास यूज हो रहा है, तो कॉम्पटन वेवलेंथ टारगेट डिपेंडेंट होगा। ये वैल्यू अगर आप डेरिवेशन को कंपेयर करें तो डेरिवेशन में इलेक्ट्रॉन टारगेट कंसीडर किया है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप ये कॉम्पटन वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू प्लेस करेंगे, रेस्ट मास 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10 टू पावर 8। ये न्यूमेरिकल वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे 2.426 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 मीटर। एक बार ये कंपेयर चाहे तो चेक कर लीजिए, ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को एक बार ट्राई कर लीजिए। मैच कर रहा है? यस सर, मैच कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड हो गया। अब कॉम्पटन वेवलेंथ के एक्सप्रेशन पे जाएं तो वेवलेंथ शिफ्ट लैम्डा सी पे डिपेंड करता है, इसमें टारगेट डिपेंडेंट है, डिफरेंट टारगेट के लिए डिफरेंट आएगा। और ये थीटा नोटेशन स्कैटरिंग एंगल के लिए बताया था। फोटोन का इंसिडेंट डायरेक्शन से आफ्टर स्कैटरिंग मोमेंटम का डायरेक्शन का एंगल क्या है, स्कैटरिंग एंगल। तो वेवलेंथ शिफ्ट और कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट डिपेंड्स ऑन स्कैटरिंग एंगल and target, but independent of incident frequency। जोगिंदर भाई फोन म्यूट कर लो। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से इंडायरेक्ट रिलेशन वेवलेंथ का आएगा, एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो वेवलेंथ शिफ्ट के लिए आपको डिपेंडेंसी हिंट कर दिया। समटाइम वेवलेंथ आफ्टर स्कैटरिंग पूछ सकता है। ये नोटेशन आपको डेल्टा लैम्डा डिस्कस किया था, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। तो वेवलेंथ आफ्टर स्कैटरिंग दैट इज लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। तो सम डिपेंडेंसी आपको डेल्टा लैम्डा से कंफर्म रहेगा, और ये आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंसी इंसिडेंट रेडिएशन के लिए आपको लैम्डा प्लस से आपको कंफर्म हो गया। तो कई बार आपको वेवलेंथ शिफ्ट की डिपेंडेंसी पूछेगा, वेवलेंथ शिफ्ट का डिपेंडेंसी, और समटाइम वेवलेंथ आफ्टर स्कैटरिंग पूछ सकता है। वेवलेंथ आफ्टर स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन scattering angle, target, and incident frequency or frequency of frequency wavelength, interrelated terms हैं of incident radiation। तो आपको डिपेंडेंसीज नोट हो गई। वेरिएशन आपको चेक करना है कि थीटा के रेस्पेक्ट में क्या डिपेंडेंसी होगा, क्या क्या वेरिएशन आएगा। तो आपको यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्म इंक्लूड कर लेना है। किस एंगल पे मैक्सिमम वेवलेंथ शिफ्ट होगा? 180 पे। डेल्टा लैम्डा मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम के लिए आप चेक कर सकते हैं कॉस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। तो ये डिफरेंस है। तो जब कॉस थीटा मिनिमम होगा तब वेवलेंथ शिफ्ट मैक्सिमम बनेगा। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस लैम्डा सी और ट्वाइस h बाई m नॉट सी, ये मैक्सिमम वेवलेंथ शिफ्ट मिलेगा। और वो थीटा 180 के लिए आएगा। 180 के लिए cos थीटा -1 होने से cos थीटा वैल्यू मिनिमम हो गया, डेल्टा लैम्डा मैक्सिमम हो गया। At which scattering angle the energy transferred to electron will be maximum। 180 पे
180 पे मैक्सिमम वेवलेंथ शिफ्ट है, ठीक है, डेल्टा लैम्डा का आपको एक्सप्रेशन पता है, तो किस एंगल पे इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होगा? 0 पे। देखो जो आपको लास्ट लेक्चर में मैंने डेरिवेशन कराया है, जब भी कॉम्पटन इफेक्ट पे स्टेटमेंट हो, फोटोन की स्कैटरिंग का स्टेटमेंट हो, आपको पिक्चर आपको माइंड में आ जाना चाहिए जो मैंने ड्रॉ किया था। उस पिक्चर में आप कंपेयर करें, आपको मैंने इंसिडेंट फोटोन के लिए नोटेशन डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे कंसीडर किया, आफ्टर स्कैटरिंग फोटोन डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन, ये एंगल थीटा। अब अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन कंडीशन पे जाएं, तो यहाँ फोटोन की एनर्जी इनिशियल एनर्जी E और आफ्टर स्कैटरिंग एनर्जी E डैश, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी डेल्टा E। अब अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन पे जाएं, तो यहाँ से एनर्जी ऑफ फोटोन E, देखो जो कैंडिडेट लेट एंट्री कर रहे हैं वो खुद से म्यूट हो जाएगा, उससे डिस्टर्बेंस होता है। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E रेस्ट फोटोन एनर्जी आफ्टर स्कैटरिंग एंड काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रेस्ट मास एनर्जी कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को जो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड होगा वो डिफरेंस ऑफ फोटोन एनर्जी है। जिस एंगल पे फोटोन की एनर्जी में मैक्सिमम चेंज होगा, उसी एंगल पे आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो जाएगा। तो डेल्टा E जो आपको यहाँ पे मैंने हिंट किया, तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ फोटोन एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड टू इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन, और ये एनर्जी E माइनस E डैश HC बाई लैम्डा माइनस HC बाई लैम्डा डैश। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं, वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, E डैश वैल्यू नेगेटिव है। देखो अगर आपको ये चेक करना हो कि डिफरेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो वो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। करेक्ट साइन फाइंड करने के लिए आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे ये अमाउंट जो होगा, यहाँ से हमने अभी चेक किया काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन का, तो ये डिफरेंस करेक्टली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव बन रहा है। फोटोन के लिए हो सकता है कि एनर्जी जब आप कंपेयर करेंगे तो लॉस इन एनर्जी होगा, तो डिफरेंस फोटोन के लिए नेगेटिव आ जाएगा। बट मैंने भी जो यहाँ पे नोट कराया हो एनर्जी ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन कराया, तो ये टर्म आपको यहाँ पे पॉजिटिव है इस पार्ट से। ये इनिशियल फोटोन की एनर्जी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए फिक्स हो गया, एंगल के चेंज होने से सिर्फ ये आपका सेकंड टर्म चेंज होगा, लैम्डा डैश चेंज होने से E डैश वैल्यू चेंज होगी। अब जिस पर्टिकुलर एंगल पे ये वैल्यू मिनिमम होगा, उस एंगल पे मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होगा। अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, ये टर्म मिनिमम होने के लिए लैम्डा डैश मैक्सिमम होना चाहिए, तो किस एंगल पे मैक्सिमम है लैम्डा डैश? लैम्डा डैश अभी आपको लास्ट पेज पे डिस्कस किया है, लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब डेल्टा लैम्डा मैक्सिमम हो। क्लियर हुआ? ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं किसी को? जो पॉइंट मैंने हिंट किया, लैम्डा डैश मैक्सिमम होगा जब डेल्टा लैम्डा मैक्सिमम हो, और ये किस एंगल के लिए है? 180 के लिए, थीटा 180 के लिए लैम्डा डैश मैक्सिमम होगा और E डैश वैल्यू मिनिमम होगा। प्रियंका जिंदल म्यूट कर लो सब अपने आप को, पढ़ना नहीं है किसी तो हारमोनी मत बजा। E डैश वैल्यू लैम्डा डैश जब मैक्सिमम होगा तो E डैश वैल्यू मिनिमम बनेगा, और मिनिमम होने से डेल्टा E एनर्जी ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा। तो 180 पे ही आपको डेल्टा लैम्डा मैक्सिमम है, 180 पे ही मैक्सिमम एनर्जी फोटोन के लिए चेंज होगा और इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पे जो कॉम्पटन इफेक्ट के लिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से अगर आप कंपैरिजन करें, तो लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ हिंट किया होगा कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बाउंड एटम से है, बाउंड इलेक्ट्रॉन से है। इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर सरफेस के इनसाइड में बाउंड है, इंसिडेंट फोटोन की होल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और सरफेस के आउटर में इजेक्ट हो जाएगा। बट कॉम्पटन इफेक्ट के लिए इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी का पार्शियल एब्जॉर्प्शन होगा, सम पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, फोटोन की एनर्जी में चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड होगा। तो ये कॉम्पटन स्कैटरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे। रीजन आपको लास्ट लेक्चर में भी हिंट किया था कि एक्स-रे रेंज ऑफ एनर्जी के लिए फोटोन की एनर्जी अगर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर में आएगा तो इलेक्ट्रॉन से फोटो कॉम्पटन इफेक्ट होगा। कॉम्पटन इफेक्ट के लिए इलेक्ट्रॉन फ्री क्यों होगा? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी, अगर आप मेटल का केस ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का होगा और इंसिडेंट फोटोन एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का है, और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर होने से आप यहाँ पे जब कंपेरिजन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, और जब नेगलेक्ट करेंगे तो फ्री एनर्जी इलेक्ट्रॉन को आप फ्री पार्टिकल कंसीडर करें, नियरली फ्री पार्टिकल होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन होल एनर्जी ऑफ फोटोन को अगर एब्जॉर्ब करेगा तो वहां पे कंजर्वेशन लॉज वैलिड नहीं होंगे, लीनियर क्वांटम कंजर्वेशन वैलिड नहीं होगा। ऐसे ही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर जाएं, बाउंड इलेक्ट्रॉन अगर पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी करेगा तो वहां पे फिर से कंजर्वेशन लॉज वैलिड नहीं होंगे। अगर कंजर्वेशन लॉज कोई भी जो रिक्वायर्ड कंजर्वेशन लॉज में अगर वन कंजर्वेशन लॉज भी वायलेट होता है तो दैट पर्टिकुलर फिनोमेना अलाउड नहीं होता, फुलफिल नहीं होगा, वहां पे थ्योरेटिकल कंसीडरेशन आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जस्ट आपको हिंट किया, लास्ट लेक्चर में भी आपको ये एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आप इलेक्ट्रॉन को मेटल के इनसाइड में बाउंड एज्यूम करेंगे और कॉम्पटन इफेक्ट के लिए आप एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे। जो आपको
लास्ट लेक्चर में जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इसके कॉम्पोनेंट इफेक्ट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट नोट कराया है, वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे और एक्स-रे आप वहां पे स्टेटमेंट में पढ़ते हैं। बट मैंने उस स्टेटमेंट को जनरलाइज भी आपको नोट कराया कि किसी भी अगर डेरिवेशन पे जाएं तो फोटोन किसी भी एनर्जी का हो, थियोरेटिकली कॉम्पोनेंट इफेक्ट पॉसिबल है, किसी भी टारगेट से कॉम्पोनेंट इफेक्ट पॉसिबल है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे कोई न्यूट्रल टारगेट हो। बट मोस्टली बुक में इलेक्ट्रॉन क्यों वर्ड यूज करते हैं उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। जो आपने पर्टिकुलर मटेरियल कंसीडर किया, अब वहां पे आप थिंक कर सकते थे कि सपोज एटम से कॉम्पोनेंट इफेक्ट पॉसिबल हो रहा है, बट जैसे ही आप कॉम्पोनेंट वेवलेंथ शिफ्ट के डेफिनेशन पे जाएंगे, कॉम्पोनेंट वेवलेंथ पे जाएंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन बाउंड होता तो यहाँ पे ये जो मास ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन के मास के बजाय वहां पे सिस्टम का मास आता, और दैट सिस्टम के मास में अगर आप यहाँ पे रिड्यूस मास का कंसेप्ट लेते तो ये मास वैल्यू इंक्रीज होने से कॉम्पोनेंट वेवलेंथ की वैल्यू वेरी स्मॉल आता, और वेरी स्मॉल आने से जो कॉम्पोनेंट वेवलेंथ शिफ्ट है वो वेरी स्मॉल वैल्यू थियोरेटिकली अलाउड होता है, जो एक्सपेरिमेंटली अनडिटेक्टेबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन वर्ड स्टेटमेंट में मोस्टली बुक में यूज करने का रीजन भी आपको पता होना चाहिए कि जो डिटेक्टेबल वेवलेंथ शिफ्ट ऑब्जर्व होता है एक्सपेरिमेंट में, ऑब्जर्वेबल वेवलेंथ शिफ्ट फाइंड होता है, वो इलेक्ट्रॉन के लिए है, प्रोटॉन के लिए भी हो सकता है, न्यूट्रॉन के लिए भी हो सकता है, बट जो मोस्टली मटेरियल मेटल केस के लिए ये लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर में स्कैटरिंग स्टडी किया है, तो वहां पे डिटेक्टेबल वेवलेंथ शिफ्ट इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। थियोरेटिकली वो किसी भी टारगेट से पॉसिबल है, उसमें चार्ज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के आपको एप्लीकेशंस के लिए मैंने हिंट किया, कॉम्पोनेंट इफेक्ट का एप्लीकेशन रेडिएशन थेरेपी वगैरह में होता है। तो बोथ फिनोमेना के लिए क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे हिंट कर दिया है। लास्ट लेक्चर में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे। सम क्वेश्चंस पहले कॉम्पोनेंट इफेक्ट पे डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम नोट करेंगे। In Compton scattering, a photon with momentum m naught c, where m naught is the rest mass of an electron and c is the speed of light in vacuum. Is scattered by an electron at an angle pi by 2. The magnitude of momentum of photon after scattering, और मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन वर्ड भी यूज कर सकते थे, इज ये ऑप्शंस नोट कर लेंगे। स्टेटमेंट नोट करके एक बार स्टेटमेंट को रीड कर लीजिए। मेघा बोर्ड की प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कौन क्या ठोक रहा है ये? सर। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। प्लीज जो भी अनम्यूट हो उसे रिमूव कर दीजिए, जो अननेसेसरी वो कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करे ना। यस नहीं मानेंगे। आवाज आपकी तरफ से आ रही है क्या? इसकी तरफ से प्लीज रिमूव कर दो सर उसे। डिस्टरबेंस किस तरह का लग रहा है बताइए पहले। जैसे कोई है ना, किसी को पेन मतलब लकड़ी से कुछ ठोक रहा है कुछ। शायद मेरे शायद बराबर में कोई शॉप है, वहां पे शायद प्रॉब्लम है। ये उस मैंने खिड़की दरवाजे बंद किए फिर भी शायद आ रहा है, मुझे भी आ रहा है शायद बाहर है। m naught c by 2। सभी ने स्टेटमेंट रीड कर लिया? यस सर। इंसिडेंट फोटोन मोमेंटम मैग्नीट्यूड यहाँ पे m नॉट c दिया हुआ है। अब आफ्टर स्कैटरिंग मोमेंटम फाइंड करने के लिए आपको
मोमेंटम डेफिनेशन P डैश इज इक्वल टू H बाई लैम्डा डैश यूज करना है। तो मोमेंटम मैग्नीट्यूड आफ्टर स्कैटरिंग फाइंड करने के लिए आपको लैम्डा डैश की रिक्वायरमेंट है, और लैम्डा डैश अभी आपको हिंट किया, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, और डेल्टा लैम्डा फाइंड करने के लिए आपको स्कैटरिंग एंगल दिया हुआ है, और इस इनिशियल मोमेंटम पार्ट से आप इनिशियल वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो H बाई एम नॉट सी इंसिडेंट वेवलेंथ है, और डेल्टा लैम्डा आप फाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन रेस मास के टर्म्स में H बाई एम नॉट सी कॉम्पटन वेवलेंथ और 1 माइनस cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 0, and this value is twice H by m not c. Then momentum magnitude after scattering H by lambda dash H by 2 H by m not c. H cancel out हो गया, then m not c by 2. सेकंड ऑप्शन करेक्ट बन गया। तो डाउट नहीं किसी को प्रॉब्लम के सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा डाउट है सर। कहाँ पे? सर ये जो फार्मूला आपने लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा किए हैं, इस पे थोड़ा सा देखो, इसका डेरिवेशन तो लास्ट लेक्चर में ही हो गया था ना, ये पार्ट पे जाइए। डेल्टा लैम्डा ये अभी आपको हिंट किया हुआ है, फिर से कल आपको डेरिवेशन कराया है, लैम्डा डैश लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा है। तो यहाँ पे कहाँ पे डाउट है बताइए, सेम फॉर्मूला मैंने यूज किया है। बोलिए, अभी भी कोई डाउट है तो मैं आगे डिस्कस कर। फॉर्मूले में स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू को प्लेस करना। डाउट है क्या? बोलिए। नो सर। नहीं सर, नहीं सर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे। इन कॉम्पटन स्कैटरिंग an incoming photon of wavelength lambda naught is equal to 3h by twice m into c, where m is the rest mass of electron and c is the speed of light in vacuum. ये स्टैंडर्ड नोटेशंस मैं यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट में इंक्लूड कर रहा हूँ, बट अगर नहीं भी होती तो आपको आइडिया होगा। is scattered by an electron at rest if the photon is scattered backward at an angle 180 degree, then the momentum of recoil electron is options स्टेटमेंट नोट करके एक बार सभी स्टेटमेंट को रीड कर लेंगे, ट्राई करेंगे। कंप्लीट हुआ? सर ऑप्शन डी। मुझे भी डिस्कस करेंगे, आंसर कंफर्म हो जाएगा। देखो, जितना अच्छे से आप लोग स्टेटमेंट पढ़ पाएंगे प्रॉब्लम का, स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक
जिनको भी हो सकता है सम स्टूडेंट्स को कोई डिफिकल्टी फेस हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ के ये नोट कर लें कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। 8/21 तो सेकंड ऑप्शन। Yes, the second option. अभी डिस्कस करेंगे, जो भी ऑप्शन होगा मैच करा लीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ एक बार ध्यान से सुन लें, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। और आप जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, अभी तो बहुत कम सिलेबस हुआ, तो अभी तो आइडिया होगा कि आपको किस टॉपिक का प्रॉब्लम है, क्योंकि टॉपिक के साथ पढ़ रहे हैं। बट एग्जाम के टाइम पे क्या होता है कि टॉपिक को रेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो बहुत इजी वे है कि आप गिवन और फाइंडिंग डेटा के रिलेशन के लिए थिंक करेंगे वहाँ पे कि हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था, क्या फॉर्मुला पढ़ा था, जो बोथ को रिलेट करता है, आपको ऑटोमेटिकली मेथड पता चल जाएगा। तो यहाँ पे तो भी डिफिकल्टी फेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंगल टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी के प्रॉब्लम कर रहे हैं। जब मोर सिलेबस होता जाएगा तो मिक्स जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल आपको हिंट है कि कॉम्प्टेंस स्कैटरिंग का प्रॉब्लम, और कॉम्प्टेंस स्कैटरिंग के लिए मैंने डायग्राम अभी डिस्कस किया था, उसको रेफरेंस लेंगे। तो यहाँ पे इनिशियल वेवलेंथ आपको गिवन है और आफ्टर स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन मोमेंटम आपको फाइंड करना है। इलेक्ट्रॉन मोमेंटम फाइंड करने के लिए आपको मोमेंटम कंजर्वेशन मैंने हिंट किया था, मोमेंटम ऑफ फोटोन बिफोर स्कैटरिंग इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन आफ्टर स्कैटरिंग प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर स्कैटरिंग। अब आपको मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर स्कैटरिंग फाइंड करने के लिए डिफरेंस ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन फाइंड करना है। बट मोमेंटम वेक्टर है तो जरूरी नहीं कि आपको ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ही है। फिर हमको तो नहीं लगा तो देखो, जब आपसे पूछा जाए कोई रिप्लाई करने के लिए तब अपने को अनम्यूट करिए, बाकी म्यूट रहिए, इससे डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए ये वेक्टर का डिफरेंस है, बट ये मैग्नीट्यूड में डिफरेंस कंट्रीब्यूट करेगा या एडिशन बनेगा या क्या पार्ट आएगा, वो डायरेक्शन कंडीशन से डिपेंड होगा। डायरेक्शन कंडीशन का कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट आपको फाइंड करना है। तो हो सकता है सम स्टूडेंट ने इस स्टेप में मिस्टेक किया हो, यहाँ पे मिस्टेक हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपको आप हिंट कर दें तो आगे जब भी सेम कंसेप्ट रिपीट हो कभी, तो दैट टाइम पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर बार-बार सेम मिस्टेक को रिपीट करते जाएंगे तो एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छे से नहीं होगा। फर्स्ट टाइम मिस्टेक कर सकते हैं, बट हिंट करने के बाद आपको फिर अलर्ट रहना है दैट पार्ट पे, जिससे एग्जाम में वो मिस्टेक ना हो। तो आपको मोमेंटम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए आपको दीज टू मोमेंटम रिक्वायर्ड होंगे। तो मोमेंटम मैग्नीट्यूड बिफोर स्कैटरिंग ऑफ फोटोन जो आप h/λ नॉट से फाइंड कर सकते हैं। तो आपको लैम्डा नॉट गिवन है तो 2/3 m * c, इस पार्ट से इनिशियल मोमेंटम फाइंड। अब आफ्टर स्कैटरिंग मोमेंटम फाइंड करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा लैम्डा डैश, जो भी लास्ट पार्ट प्रॉब्लम में यहाँ पे फाइंड करना बताया है। तो लैम्डा नॉट प्लस डेल्टा लैम्डा, और डेल्टा लैम्डा आपको h/ रेजोनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू c 1 - cos 180, 3/2 प्लस 2 h/m * c, तो 7/2 h m * c। Then p dash magnitude of photon momentum after scattering 2/7 m * c। तो आपको बोथ मैग्नीट्यूड फाइंड होंगे, पर यहाँ पे आप कंपेयर करें, जब भी वेक्टर हो या तो आपको बोथ का डायरेक्शन सेपरेटली पता हो, तो उससे आपको जो ट्रायंगल फाइंड करके आप रिजल्टेंट फाइंड करते थे वेक्टर्स में, वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बट एक इजी वे है, जब भी आप वेक्टर में रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हो तो आप पहले उसका स्क्वायर कर लीजिए, जिससे डायरेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। रिकॉल करिए, p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर माइनस 2p डॉट p डैश बनेगा, और इनका मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ एंगल इंक्लूड करेंगे तो cos 180 है, और cos 180 होने से आपको ये कंफर्म हो गया कि जो डिफरेंस था ये cos 180 ये प्लस हो गया यहाँ पे। तो p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर प्लस ट्वाइस p डैश, ये आप स्क्वायर नोट कर सकते हैं। तो p मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट लेंगे और मैग्नीट्यूड पार्ट प्लस होगा, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो डिफरेंस था 180 डिग्री पे एडिशन बन गया। तो आप यहाँ पे p वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बोथ का आपको p और p डैश का मैग्नीट्यूड पता है, 2/3 m * c और 2/7 m * c। तो एलसीएम लेंगे 21 बनेगा, 14 प्लस 6 दैट इज 20। अभी जिन्होंने सेकंड ऑप्शन बताया उन्होंने एसएच इस वेक्टर डिफरेंस में माइनस कर दिया होगा। फोर्थ ऑप्शन करते हैं। अब अगर किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को कहीं पे डाउट है तो अपने को अनम्यूट करके पूछ सकता है। सर हाँ जी, सर अगर हम इसे इस तरीके से बोलें कि द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू द p डैश प्लस चेंज इन मोमेंटम इन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन का पहले भी तो कोई मोमेंटम हो सकता है ना ऐसा होता है सर, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा रेस्ट पोजीशन पे ही हो, वो मोशन में भी तो हो सकता है सर। यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या है? सॉरी सर और किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे।
in the Compton scattering, of a photon of wavelength lambda with free electron at rest, m naught is rest mass of electron. The shift in wavelength is delta lambda. The fractional loss in energy of photon. Fractional loss in energy of photon is lambda by lambda plus delta lambda. Second, lambda plus delta lambda by lambda. Delta lambda minus delta lambda by lambda minus delta lambda. And delta lambda by lambda plus delta lambda. वो स्टेटमेंट पढ़ के एक बार जो भी स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं फॉलो करें. देखो स्टेटमेंट में पूछा है फ्रैक्शनल लॉस इन एनर्जी ऑफ फोटोन. तो पहले तो कंफर्म करेंगे कि एक्चुअल में लॉस है या गेन है. तो चेंज इन एनर्जी ऑफ फोटोन पहले फाइंड करेंगे जो अभी डिस्कस भी किया था. द चेंज इन एनर्जी ऑफ फोटोन. और करेक्ट साइन चेक करने के लिए और चेक करने के लिए कि गेन है या लॉस है आप यहाँ पे फाइनल डेटा माइनस इनिशियल डेटा करेंगे. तो चेंज इन एनर्जी ऑफ फोटोन सपोज यहाँ पे जो भी नोटेशन से रिप्रेजेंट करें फाइनल एनर्जी ऑफ फोटोन इज ई डैश एंड इनिशियल एनर्जी इज ई. ई डैश अभी डिस्कस किया था एच सी बाई लैम्डा डैश. इनिशियल फोटोन एनर्जी एच सी बाई लैम्डा. एलसीएम लेंगे लैम्डा लैम्डा डैश और लैम्डा डैश को आप नोट कर सकते हैं लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा. एच सी कॉमन आ गया लैम्डा माइनस लैम्डा डैश और बोथ का डिफरेंस माइनस डेल्टा लैम्डा. तो एच सी डेल्टा लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा. और ये डिफरेंस को आप चेक कर सकते हैं ये नेगेटिव आया तो दिस मीन्स लॉस. यहाँ पे वर्ड यूज किया लॉस. तो माइनस क्योंकि फाइनल वैल्यू लेस देन इनिशियल वैल्यू है तो लॉस हो गया यहाँ पे. बट जब लॉस वर्ड आ रहा है तो यहाँ पे अमाउंट जस्ट आपको चेक करना है. अभी लॉस वर्ड के साथ फिर माइनस इंक्लूड नहीं करें. द लॉस इन एनर्जी ऑफ फोटोन. एनर्जी ऑफ फोटोन सपोज ये एनर्जी को मैंने डेल्टा ई से रिप्रेजेंट कर लिया. लॉस वर्ड को डेल्टा ई यूज किया है मैंने. तो यहाँ पे माइनस इंक्लूड नहीं करेंगे. जैसे आपको ये कंफर्म था कि डिक्रीज हो रहा है एनर्जी किस अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है वो आपको यहाँ पे नोट करना है लॉस के साथ. अब फ्रैक्शनल लॉस फाइंड करने के लिए आपको फोटोन की इनिशियल एनर्जी का कितना पार्ट लॉस्ट हो गया वो फाइंड करना है. इट मींस आपको रेशियो फाइंड करना है. फ्रैक्शनल लॉस इन एनर्जी ऑफ फोटोन. फ्रैक्शनल लॉस फाइंड करने के लिए लॉस इन एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाई इनिशियल एनर्जी ऑफ फोटोन. तो ई से डिवाइड करेंगे एच सी बाई लैम्डा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एच सी बाई लैम्डा कैंसिल आउट हो गया. देन डेल्टा लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा. तो आप कंपेयर करेंगे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट. अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. सर हाँ जी सर ये माइनस एच सी डेल्टा लैम्डा वाला स्टेप एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं. लैम्डा डैश आपको ये 2 और 3 प्रॉब्लम में शायद इंक्लूड हो गया. लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा. अब यहाँ से आपको लैम्डा माइनस लैम्डा डैश डिफरेंस करना है तो आप कंपेयर कर सकते हैं. ये माइनस डेल्टा लैम्डा बनेगा. क्लियर हुआ या और स्टेप बताना पड़ेगा इसमें? बोलिए. यस सर.
नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे। कि फोटोन ऑफ एनर्जी कैपिटल ई, मोमेंटम p, वेवलेंथ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी न्यू is scattered by an electron, resonance of electron m naught at rest at an angle theta with energy t dash, momentum p dash, वेवलेंथ। नोटेशंस जो यहाँ पे जब रिजल्ट फाइंड करेंगे तो उनमें डिपेंडेंसी क्या होगा उनके लिए मैं यहाँ पे स्टेटमेंट में नोटेशंस नोट कर दे रहा हूँ, बिफोर स्कैटरिंग और आफ्टर स्कैटरिंग। फ्रीक्वेंसी न्यू डैश, फॉर द एंगल ऑफ रिकॉइल ऑफ इलेक्ट्रॉन अमॉन्ग द फॉलोइंग which option is correct? पहले ऑप्शंस लिख लें फिर फाइंड करेंगे। tan phi is equal to sin theta divided by lambda dash by lambda minus cos theta. सेकंड ऑप्शन इसके असाइनमेंट नहीं है सर। हाँ जी, इसके असाइनमेंट नहीं है, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट के असाइनमेंट के क्वेश्चंस तो वो असाइनमेंट में ही होगा, साथ सोल्व कराना। आगे से ऐसा ही होगा, कुछ क्वेश्चंस जब मैं अपने आप से कराऊंगा तो नोट कराए जाएंगे, बाकी एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं ठीक है वो सब आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेंगे। स्टेटमेंट रीड करके स्टेप्स फॉलो करें। कोई लवली अग्रवाल है, उन्होंने मैंने प्रॉब्लम नोट किया, उन्होंने आंसर बता दिया। पहले से सॉल्व कर रखा है या अभी सॉल्व किया है? कोई लवली अग्रवाल है बताइए। अगर अभी सॉल्व किया तो काफी अच्छी स्पीड है। ये डायग्राम को आप रेफरेंस लेंगे, ये एंगल थीटा, ये एंगल फाई, ये डेरिवेशन में आपको बताया हुआ है, सेम नोटेशन जो आपको प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में नोटेशंस दिए हैं वो आपको डेरिवेशन के टाइम पे यूज किए हुए हैं। अब यहाँ पे जब डेरिवेशन पार्ट डिस्कस किया था तो आप ये रिकॉल करिए, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए मैंने वेक्टर कंजर्वेशन इक्वेशन आपको डिस्कस किया हुआ है। तो हम कंपेयर करें तो PE cos phi इज इक्वल टू P मैग्नीट्यूड माइनस P डैश cos थीटा, और वर्टिकल पार्ट के लिए PE sin phi इज इक्वल टू P डैश sin थीटा। ये रिलेशन आपको यहाँ पे फिर से चेक कर सकते हैं। अगर ये मोमेंटम P डैश है और ये मोमेंटम P है तो कंजर्वेशन फिर से आप चाहें तो कंपेयर कर लें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। हमें एंगल ऑफ रिकॉइल ऑफ इलेक्ट्रॉन फाई के लिए रिलेशन चेक करना है। तो सेकंड रिलेशन को अगर फर्स्ट से डिवाइड करें तो P वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, तो लेफ्ट साइड बनेगा tan phi और राइट साइड P डैश sin थीटा डिवाइडेड बाई P माइनस P डैश cos थीटा। अगर आप डिनोमिनेटर से P डैश कॉमन लें, न्यूमरेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो रिलेशन बनेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी बाई पी डैश माइनस कॉस थीटा। अब p को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ आप रिप्लेस करेंगे तो p इज डिफाइंड एज h बाई लैम्डा एंड p डैश इज h बाई लैम्डा डैश, देन दिस चेंज टू लैम्डा डैश बाई लैम्डा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको गिवन थे ये फर्स्ट भी मैच करता है, सेकंड भी। थर्ड के लिए आपको अगर कंपेयर करना है तो ये रेशियो पार्ट को सेपरेटली थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। लैम्डा डैश बाई लैम्डा कैन बी रिटन एज 1 प्लस डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा। डेल्टा लैम्डा का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ रेस्पॉन्स रिप्लेस करेंगे तो डेल्टा लैम्डा इज कॉम्पटन वेवलेंथ 1 माइनस कॉस थीटा। अब c से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया और c से डिवाइड कर लिया। एच सी बाई लैम्डा, जब c से यहाँ पे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया तो एच सी बाई लैम्डा कैन बी रिटन एज h न्यू, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, एंड डिनोमिनेटर चेंज टू रेस्पॉन्स एनर्जी m नॉट c स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, एंड लैम्डा डैश बाई लैम्डा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे प्लेस करेंगे। ये वैल्यू अभी फाइंड किया लैम्डा डैश बाई लैम्डा, तो ये 1 और ये माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस h न्यू बाई रेस्पॉन्स एनर्जी। ये रिलेशन बनेगी। इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? लास्ट स्टेप एक्सप्लेन कर दो। जब ये प्लेस करेंगे ये रिजल्ट इस एक्सप्रेशन में तो ये टर्म एस एच और 1 के साथ मैंने माइनस कॉस थीटा लिया तो ये टर्म बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस h न्यू बाई m नॉट c स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस h न्यू बाई m नॉट c स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस थीटा को थीटा बाई 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं तो लैम्डा डैश बाई लैम्डा माइनस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस 1 अब कॉस थीटा पार्ट को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 करेंगे और इस माइनस से माइनस साइन स्क्वायर थीटा टर्म प्लस हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस h न्यू बाई m नॉट c स्क्वायर। 1 एडजस्ट हो गया। जो भी ये पार्ट है इसको tan फाई वाले रिलेशन में प्लेस करेंगे। साइन थीटा को थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करेंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब लैम्डा डैश बाई लैम्डा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू आपने फाइंड किया है, ये 1 एडजस्ट हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस h न्यू बाई m नॉट c स्क्वायर। 2 एडजस्ट हो गया, साइन थीटा का 1 पावर एडजस्ट हो गया, cos थीटा बाई साइन थीटा cot थीटा दैट इज cot थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस h न्यू बाई m नॉट c स्क्वायर। तो मैंने आपको यहाँ पे 3 रिलेशंस कंफर्म करा दिए, बट ऐसा हो सकता था कि जरूरी नहीं कि आपको सिंगल प्रॉब्लम अगर एग्जाम में पूछा जाए तो यही ऑप्शन पर वहाँ पे प्रेजेंट होते। हो सकता है कि फर्स्ट 2 ऑप्शन में ये रेशो को इन्वर्ट कर देता या इस साइन को चेंज कर देता, तब भी करेक्ट नहीं होता। तो हो सकता है सिर्फ दैट टाइम पे यही करेक्ट होता है, इसलिए थर्ड को मैंने यहाँ पे ड्राइव करा दिया, ऑल 3 रिलेशंस को ड्राइव करा दिया। तो ऑल 3 करेक्ट हैं तो फोर्थ ऑप्शन आप पिक कर सकते हैं। लैम्डा डैश बाय लैम्डा को आपने कैसे लिख दिया 1 प्लस डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा? अच्छा, ये तो सभी को कंफर्म है। इस लैम्डा से डिवाइड करेंगे तो लैम्डा बाई लैम्डा 1 हो गया और बाकी डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा हमको यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। एक सेकंड सर मिटाना ना। ओके सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, बैक स्लाइड कर सर एक सेकंड। a photo emissive surface having work function (2.2 electron volt) used in photoelectric effect experiment. Is illuminated by radiation of wavelength 6200 angstrom and intensity 5 watt per meter square.
the number of photoelectrons ejected from the surface. Is डी सर, जी डी डी फोर्थ फोर्थ सॉरी। यहाँ पे आपको वर्क फंक्शन गिवन है और इंसिडेंट फोटोन के लिए वेवलेंथ और रेडिएशन की इंटेंसिटी दिया हुआ है। देखो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्शन की कंडीशन के करस्पॉन्डिंग आपको चेक करना है कि जो गिवन एनर्जी ऑफ फोटोन है वो वर्क फंक्शन से लेस तो नहीं है। अगर लेस होगा तो आपको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस किया हुआ है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी के लिए इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इंसिडेंट फोटोन के लिए जो वेवलेंथ दिया है, अब दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ आप यूज करें और कंफर्म करें कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। 6.6 into 10 to power minus 34, 3 into 10 to power 8 divided by हाँ ये आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए और जब आप एनर्जी को कंपेयर करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 आएगा सर, 2 जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.99 99 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। वर्क फंक्शन दिया है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इंसिडेंट फोटोन एनर्जी 1.99 इलेक्ट्रॉन। तो दिस एनर्जी इज लेस देन वर्क फंक्शन, सो देयर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज 0। बट अगर एनर्जी ग्रेटर होता है इंसिडेंट फोटोन एनर्जी, तब आप इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैलकुलेट करने के लिए अगर कन्वर्जन रेट नहीं दिया है, 100% कन्वर्जन रेट लेके चलेंगे और आप इंटेंसिटी दिया हुआ है और इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी दिया हुआ है, उससे आप इंसिडेंट रेडिएशन में नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के इक्वल आपको हिंट किया हुआ है 100% कन्वर्जन रेट में। अगर कन्वर्जन रेट क्वेश्चन में दिया है तो दैट परसेंटेज आप वहां पे काउंट कर सकते हैं अगर एनर्जी सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। तब आगे के स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो सिमिलर क्वेश्चन दैट पार्ट के लिए भी आप नोट कर सकते हैं। पूजा जा रहे देखो जिसको क्लास में इंटरेस्ट नहीं है वो अपने आप से क्लास को एग्जिट करके चला जाए। अगर मैंने एग्जिट कर दिया तो कोई आपको एंटर नहीं कराएगा। हो सकता है आप लोग मेरे भी स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं तो मेरे नेचर के साथ आप लोग फैमिलियर नहीं है। जिस कैंडिडेट को मैंने एग्जिट किया उसे ना मैं वापस ले सकता हूँ ना कोई और वापस ले सकता है। तो कोशिश करें ऐसी सिचुएशन ना बने। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ of 350 nanometer and intensity 10 watt per meter square is incident on the surface of a metal with work function (3.2 electron volt) if only
5% of the incident photon emit photoelectrons, then the number of photoelectrons per second from unit area will, और ये 1 मीटर स्क्वायर नोट कर सकते हैं। First option 8.84 into 10 to power 17. Second 6.25 into 10 to power 17. Third 1.25 into 10 to power 17. And fourth 1.77 into 10 to power 19. स्टेटमेंट रीड कर लें, मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे आपको इंसिडेंट रेडिएशन के लिए वेवलेंथ गिवन है 350 नैनोमीटर। इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी आप फाइंड कर सकते हैं hc बाई लैम्डा से 6.6 इंटू 10 टू पावर -34 3 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइडेड बाई 350 इंटू 10 टू पावर -9। ये एनर्जी जूल में आएगा। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको एनर्जी फाइंड हो जाएगा। अब वो एक बार ये न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर लीजिए और आपको आइडिया रहेगा कि 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये वैल्यू हायर आएगा। यस सर। कितना वैल्यू कितना बोले 3.54 ग्रेटर है। और जब ग्रेट एच इंसिडेंट फोटोन एनर्जी वर्क फंक्शन से ग्रेटर है देन श्योरली इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन इजेक्शन कंफर्म हो गया तो आपको नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आप फाइंड कर सकते हैं। और नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए पहले आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर सेकेंड। यूनिट एरिया पे कितने फोटोन आप इंसिडेंट कर रहे हैं। आपको फोटोन की एनर्जी का आइडिया है, इंटेंसिटी का डेफिनेशन आपको बताया हुआ है। अगर आप इंटेंसिटी में इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दें, ये रिकॉल करिए, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी ऑफ फोटोन में इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन में फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करेंगे तो आपको यूनिट एरिया पे यूनिट सेकंड में कितने फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं उसका आपको आइडिया मिल जाएगा। बट ये कंफर्म कराया मैंने आपको इस वैल्यू से कंपेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया। अब अगर यही डेटा आपको रिप्लेस करना है तो आपको इंटेंसिटी दिया हुआ है 10 वाट पर मीटर स्क्वायर, तो जूल पर सेकंड वाट बनता है, तो ये एनर्जी को आपको जूल में प्लेस करना पड़ेगा। तो 10 डिवाइडेड बाई 6.6 इंटू 10 टू पावर -34 3 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइडेड बाई 350 10 टू पावर -9, ये वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड आपको फाइंड होगा। इस वैल्यू का आपको नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर स्क्वायर एरिया से पर सेकंड में फाइंड करने के लिए ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा आपको कन्वर्जन रेट प्रोग्राम में दिया हुआ है, इसका 5% फाइंड कर लीजिए और 5% फाइंड करने के लिए 5/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू की। तो आप ये कैलकुलेशन कर लीजिए 10 डिवाइडेड बाई 6.6 इंटू 10 टू पावर -34 3 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइडेड बाई 350 इंटू 10 टू पावर -9, इस वैल्यू का 5% फाइंड कर लीजिए। into 10 to the power 17. देखो ये आप लोग आंसर बता रहे हैं, मैंने यस सर। करेक्ट है, बाकी सब मैच करता है। यस सर। यस सर 8.84 इंटू 10 टू पावर 17 8.825 into 10 to the power 17. 825। यस सर। तो नियरेस्ट आंसर आप चेक कर लें। तो फर्स्ट से मैच कर जाएगा। सर हाँ जी, ये इंटेंसिटी के फॉर्मूले में ये फोटोन की एनर्जी से डिवाइड क्यों किया सर? फर्स्ट लेक्चर में थे नो सर। भाई ऐसे
बेसिक चीजें जो पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए वो मैं रिकॉल करने के लिए बता देता हूँ, ठीक है। अगर लेक्चर मिस होगा तो कैसे पता चलेगा। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और जिस पार्ट के लिए भी आपको इंटेंसिटी फाइंड करना है वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में, और आप लोगों ने पहले डेफिनेशन पढ़ा भी होगा। इंटेंसिटी मींस एनर्जी ऑफ रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे रेडिएशन की एनर्जी प्लांक्स एनर्जी क्वांटाइजेशन फॉर्मूले से क्वांटाइज होता है एन एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। और बाकी पार्ट को आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। जब हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड करना है तो इंटेंसिटी को आप किससे डिवाइड करोगे, एच सी बाई लैम्डा से, वही मैंने यहाँ पे किया। बाकी पर यूनिट एरिया पर टाइम सेम है यहाँ पे। थैंक यू सर। तो डिलीट ना कर प्लीज, जैसे रहने दो। देखो इससे आपको प्रॉब्लम जब आगे सॉल्व करेंगे या रिवाइज करेंगे इजीनेस तो रहेगा ये रिमूव ना करने से, बट आप अपने माइंड के इफिशियंसी के अकॉर्डिंग एक हैबिट भी आप यहाँ पे रॉन्ग करते जा रहे हैं। हर बार अगर आप देख के नोट करेंगे तो आपको कभी मेमोराइज नहीं होगा। इसलिए जब एक बार आप नोट कर लें तो उसको रिपीटेशन से बचे नोट करने में। नेक्स्ट प्रॉब्लम, बैक स्लाइड कर दो। हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे। मैंने मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट is placed at a distance of 0.2 meter from a surface or photoelectric surface or photoelectric cell, what you use. The stopping potential Vs and saturation current Is are found to be 0.75 volt and 27 milliampere respectively. If the source is now placed at 0.6 meter away from the photoelectric cell, then जो ऑप्शंस हैं वो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटो करंट के लिए हैं, सैचुरेशन करंट के लिए। फर्स्ट ऑप्शन stopping potential 0.75 volt and saturation current 27 milliampere. Second option stopping potential 0.25 volt and saturation current 3 milliampere. Third option stopping potential 0.75 volt and saturation current 3 milliampere. And last option stopping potential 2.25 volt, saturation current 27 milliampere. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग जो भी पॉइंट डिस्कस करने थे वो डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने पहले से जो पढ़े हैं वो पॉइंट्स के बेस या जो मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज किया हूँ, अगर वो आपको क्लियर है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये रिकॉल करें, आपको फोटो करंट वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड फोटोइलेक्ट्रिक सरफेस डिस्कस किया हुआ है। और जैसे आप डिस्टेंस को चेंज करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स और इंसिडेंट सरफेस चेंज करेंगे, उससे इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी पे कोई चेंज नहीं होता है। इंटेंसिटी वेरी करता है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी पे कोई चेंज नहीं होता। और जब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो इंसिडेंट फोटोन एनर्जी और वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है। फोटोइलेक्ट्रिक सरफेस सेम है, वर्क फंक्शन सेम हो गया, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी सेम है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम रहेगा। तो डिस्टेंस को वेरी कराएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अनचेंज रहेगा। तो 0.75 वोल्ट इनिशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो आफ्टर चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड फोटोइलेक्ट्रिक सरफेस स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। तो फर्स्ट और थर्ड में स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, तो फर्स्ट और थर्ड से भी कोई आंसर हो सकता है। बट फोटो करंट वेरिएशन को अगर आप चेक करें तो फोटो करंट आप कंपेयर करें तो डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो
IS2 by IS1 दैट इज R1 by R2 स्क्वायर, और ये डिस्टेंस आपको इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस दिया हुआ है, तो 1/9 टाइम्स आपको फाइनल करंट बनेगा इनिशियल करंट का, और इनिशियल करंट आपको दिया 27 मिली एम्पियर, तो ये 3 मिली एम्पियर बनेगा, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है वो सेम रहेगा 0.75 वोल्ट। अभी ऑप्शन में आप कंपेयर कर लीजिए, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन गया। सर हाँ जी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम कैसे रहेगा, फिर से बता दीजिए। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंसिडेंट फोटोन एनर्जी एंड वर्क फंक्शन। इस स्टेप में तो कोई डिफिकल्टी नहीं, जो रिलेशन मैंने नोट किया है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्विवेलेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब आप ये रिलेशन नोट करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए रिलेशन बन गया। अब जब डिस्टेंस वेरी कराएंगे बिटवीन सोर्स एंड इंसिडेंट सरफेस, तो डिस्टेंस चेंज करने से इंटेंसिटी पे फर्क पड़ रहा है, ये आपको वेरिएशन डिस्कस किया हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये नोटेशंस आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है, फोटोइलेक्ट्रिक एग्जांपल डिस्कस किया, आपको बताया हुआ है। तो इसके वेरी करने से इंटेंसिटी तो चेंज हुआ, बट इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी अनचेंज होती है डिस्टेंस से। इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी एससी बाई लैम्डा, लैम्डा डिस्टेंस से थोड़ी चेंज हो रहा है, जो चेंज नहीं होगा। फोटोइलेक्ट्रिक सरफेस सेम है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही वैल्यूज आर के चेंज होने से अनचेंज है, और जब अनचेंज होंगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तो अनचेंज रहेगा। समझ आ गया सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, हम ये भी कह सकते हैं ना कि फोटो करंट भी हमारी अनचेंज्ड है अगर हम डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं? फोटो करंट तो चेंज हो गया, 27 से 3 मिली एम्पियर आ गया ना। ओके सर। बहुत इजी वे में कंपेयर कर सकते थे, अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी या वर्क फंक्शन चेंज होगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन चेंज होगी, और अगर इंटेंसिटी वेरी करेगा तो फोटो करंट वेरी करेगा। तो यहाँ पे इंटेंसिटी वेरिएशन है इसलिए फोटो करंट वेरी कर गया, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी और वर्क फंक्शन अनचेंज है इसलिए काइनेटिक एनर्जी अनचेंज है, स्टॉपिंग पोटेंशियल अनचेंज। नेक्स्ट टॉपिक पेयर प्रोडक्शन। जो नेम आपको यहाँ पे नोट किया, पेयर, पेयर मींस पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल पेयर, और पार्टिकल एंटी पार्टिकल के प्रोडक्शन के लिए मास फॉर्मेशन होगा, मैटर प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। तो पेयर प्रोडक्शन स्टेटमेंट नोट करेंगे, मटेरियलाइजेशन ऑफ रेडिएशन, मेटलाइजेशन वर्ड यूज किया है, और द फॉर्मेशन ऑफ मेटल विद द हेल्प ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो मटेरियलाइजेशन ऑफ रेडिएशन और कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी into matter, और conversion of radiation और photon into particle anti particle pair। these statements pair production के लिए हैं। metallization of radiation is called pair production, और conversion of electromagnetic energy into matter is called pair production। तो यहाँ पे जो पेयर है वो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल पेयर के लिए वर्ड यूज किया है, वो पेयर प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए पेयर प्रोडक्शन वर्ड है यहाँ पे। बट पेयर प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड यहाँ पे रेडिएशन पार्ट से पेयर बनेगा। रेडिएशन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, तो फोटोन यहाँ पे पार्टिकल और एंटी पार्टिकल पेयर में कन्वर्ट होगा। ये कोई मैटर के लिए नोटेशन ले रहे हैं, सपोज यहाँ पे ये मैंने न्यूक्लियस कंसीडर कर लिया, अभी हिंट करेंगे कि न्यूक्लियस से कैसे इंटरेक्शन होगा। यहाँ ये इंसिडेंट फोटोन एनर्जी h है, एक यहाँ पे पार्टिकल फॉर्म होगा और एक एंटी पार्टिकल, वो यहाँ पे ये इंसिडेंट मोमेंटम के कॉरस्पॉन्डिंग किधर भी मूव कर सकता है। आप जब ये पेयर प्रोडक्शन का पिक्चर किसी बुक में पढ़े होंगे तो यहाँ पे पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर को मोस्टली बुक में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर लिया होगा। इसका रीजन भी आगे अभी यहाँ पे एक्सप्लेन होगा कि क्यों यहाँ पे मोस्टली बुक में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर कंसीडर करता है, इसके अलावा भी कोई पेयर बन सकता है। तो अगर आप यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर को मैंने नोट किया है, अब यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन अगर आप नोट करें, एनर्जी कंजर्वेशन सिस्टम के लिए एनर्जी बिफोर पेयर प्रोडक्शन और आफ्टर पेयर प्रोडक्शन। तो h न्यू एनर्जी इंसिडेंट फोटोन के लिए है, ये इन्हीं सिंपलिसिटी के लिए न्यूक्लियस को आप सपोज रेस्ट पे ले रहे हैं, ये मूव करेगा तब भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो फोटोन इंटरेक्ट विद द मैटर, और मैटर में भी यहाँ पे न्यूक्लियस से इंटरेक्ट कर रहा है। तो फोटोन एनर्जी h न्यू, न्यूक्लियस रेस्ट पे है, तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, सपोज रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस इज mn, आफ्टर पेयर प्रोडक्शन ये न्यूक्लियस मूव कर सकता है। तो यहाँ पे पार्टिकल एंटी पार्टिकल
प्रोड्यूस भी हो रहे हैं और मूव भी कर रहे हैं तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी आएगा। सपोज दीज के लिए मैंने टोटल एनर्जी नोटेशन नोट किया, इलेक्ट्रॉन के लिए E माइनस, पॉजिट्रॉन के लिए E प्लस और न्यूक्लियस के लिए EN। इन्हीं को आप काइनेटिक एनर्जी और रेस मास एनर्जी में नोट करेंगे। तो रेस मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन सेम आएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस मास एनर्जी, पॉजिट्रॉन के लिए टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस मास एनर्जी। तो रेस मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों के लिए सेम होगा। दिस टर्म इज ट्वाइस ऑफ रेस मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस प्लस रेस मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, और बोथ साइड से रेस मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कैंसिल आउट हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस प्लस ट्वाइस m0c², पार्टिकल की एनर्जी का ट्वाइस। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन से आपको रिलेशन फाइंड हो गया। इसी सेम रिलेशन को आप यूज कर सकते हैं टू फाइंड द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन। अब मिनिमम एनर्जी फाइंड करने के लिए आप ये जस्ट एज्यूम कर सकते हैं कि पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर प्रोड्यूस हुआ, मास का फॉर्मेशन हुआ, बट जो पार्टिकल एंटी पार्टिकल हैं उनकी एनर्जी जीरो ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर रहे हैं, और न्यूक्लियस को भी नेग्लिजिबल एनर्जी, जीरो एनर्जी प्रोवाइड हो रहा है। ओनली ये एनर्जी टोटली यूज हो रहा है पार्टिकल एंटी पार्टिकल को फॉर्म करने के लिए विद जीरो काइनेटिक एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी के लिए जो बाकी फैक्टर्स हैं, मास प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ ये टर्म चाहिए। ये टर्म को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और जब नेग्लेक्ट करेंगे तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन आप फाइंड कर सकते हैं। द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन। मिनिमम वर्ड यहां पे मैंने यूज किया है, तो ये नोटेशन h न्यू मिनिमम। अब आप यहां पे कंपेयर करें, अभी मैंने आपको ये हिंट किया कि ये टर्म को जीरो करना है मिनिमम का आइडिया लेने के लिए, कि ओनली पार्टिकल एंटी पार्टिकल प्रोड्यूस हुए बट रेस्ट पे हैं, न्यूक्लियस को नेग्लिजिबल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो आप जस्ट चेक कर सकते हैं, दिस इज द ट्वाइस ऑफ रेस मास एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अगर इंसिडेंट फोटोन एनर्जी पार्टिकल की रेस मास एनर्जी के ट्वाइस के इक्वल है या उससे ग्रेटर है, तब पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल होगा। अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी पार्टिकल की रेस मास एनर्जी के ट्वाइस से लेस है, तब कभी पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी h न्यू है, ये ट्वाइस m0c² के इक्वल भी हो सकती है और ग्रेटर भी हो सकती है, बट इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो पार्टिकल की एनर्जी के रेस मास एनर्जी के ट्वाइस के इक्वल है। अब इसी में जब आप कोई बुक पढ़े होंगे पेयर प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, तो ये मिनिमम एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू भी आप लोग शायद पढ़े हों, 1.02 MeV। ये सभी को शायद रिकॉल हो रहा होगा। यस सर। h न्यू मिनिमम 1.02 MeV। ये इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर के लिए है। अभी जा रहे हैं, थोड़ा पेशेंस भी रखा करिए। मिनिमम एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर 1.02 MeV है, और किसी भी पेयर के लिए अगर आप मिनिमम कर लें, पेयर स्पेसिफाई ना करें, तब भी ये 1.02 MeV। अगर पेयर स्पेसिफाई कर दिया तो दैट पार्ट पेयर के रेस मास एनर्जी का ट्वाइस ये एनर्जी बनेगा। तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर के लिए ही हम वहाँ पे क्यों रेफरेंस लेके चलते हैं 1.02 MeV का। रीजन आपको पता होना चाहिए कि जब पार्टिकल एंटी पार्टिकल हम पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में आपने एंटी पार्टिकल का कंसेप्ट पढ़ा होगा। एंटी पार्टिकल और पार्टिकल के लिए क्या क्वांटिटीज सेम होंगी, क्या क्वांटिटीज डिफरेंट होंगी, ये सभी को आइडिया होना चाहिए। जितनी भी चार्ज रिलेटेड प्रॉपर्टीज होती हैं, चार्ज बेस्ड प्रॉपर्टीज होती हैं या क्वांटम नंबर्स होती हैं, वो पार्टिकल एंटी पार्टिकल में डिफरेंट होती है। चार्ज से इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज सेम होती है। और इलेक्ट्रॉन लाइटेस्ट पार्टिकल है, जिसके लिए एंटी पार्टिकल नॉन जीरो मास के साथ एग्जिस्ट करता है। इस पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन से लाइट, हाँ जी सर, ये मिनिमम एनर्जी की जो कंडीशन है, इसमें न्यूक्लियस की जो काइनेटिक एनर्जी है ये भी जीरो है। सभी को मिनिमाइज की है, सभी को मिनिमाइज की है। ठीक है सर, ये जो 1.02 है ये स्पेशली इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के लिए है ना पर्टिकुलरली, और भी? मैं अपना स्टेटमेंट कंप्लीट कर दूं, फिर आप डाउट पूछिएगा। हाँ जी, एक बार सुन लेंगे तो शायद बहुत सारे डाउट हट जाएंगे। मैंने बोला एक न्यूक्लियर फिजिक्स को आप रेफरेंस रखिए, जो भी आपने ग्रेजुएशन या पीजी लेवल पे न्यूक्लियर फिजिक्स में, एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स में आपने जो भी पढ़ा है। आपने एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स में पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर के लिए टेबल भी पढ़ा होगा, बहुत सारे क्वांटम नंबर्स पढ़े होंगे। तो मेरा स्टेटमेंट क्लियरली सुने। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन से लाइटर पार्टिकल के लिए अगर एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा तो एंटी पार्टिकल का मास नेग्लिजिबल होगा, नियरली जीरो होगा। इलेक्ट्रॉन लाइटेस्ट पार्टिकल है, जिसके लिए नॉन जीरो मास के साथ एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। तो एंटी पार्टिकल यहाँ पे पेयर में इन्वॉल्व होना है, उसे मास का आप आइडिया ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन लाइटेस्ट पार्टिकल हुआ जिसके लिए नॉन जीरो मास वाला एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे अगर कहीं पेयर प्रोडक्शन में पेयर का रेफरेंस नहीं दिया, विच पेयर, कोई भी पेयर प्रोड्यूस हो जाए, तो मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन आएगा रेस मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्वाइस। जो हम यहाँ पे m0 की वैल्यू प्लेस करेंगे, इलेक्ट्रॉन के रेस मास की c की वैल्यू प्लेस करेंगे और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके कंपेयर करेंगे, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का एनर्जी बनेगा, दैट इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन। अगर आप फोटोन की एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रहे हैं तो कोई पेयर नहीं बनेगा। अगर आप एनर्जी 1.02 MeV से हायर ले रहे हैं, सपोज आपने 2 MeV फोटोन एनर्जी लिया, तो इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर बन जाएगा। बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन को, पोजिट्रॉन को, न्यूक्लियस को। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन इसकी फोटोन की एनर्जी को और इंक्रीज करते जा रहे हैं, आपने सपोज
इतना सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर दिया कि इलेक्ट्रॉन से हेवियर पार्टिकल, जिसके लिए एंटी पार्टिकल का मास, रेस मास नॉन जीरो होगा, उतना एनर्जी या उससे हाई एनर्जी प्रोवाइड कर दिया तो दैट पेयर वहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर पेयर का नेम प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में ओपन किया हुआ है, यूज किया हुआ है कि फॉर इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर 1.02 MeV, बट वहां पे मेंशन कर दिया प्रोटॉन न्यूट्रॉन पेयर, सॉरी प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन पेयर या न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन पेयर, तब 1.02 MeV मिनिमम नहीं होगा। जो भी पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर वहां पे फॉर्म हो रहा है उसकी रेस मास एनर्जी के ट्वाइस के इक्विवेलेंट मिनिमम एनर्जी बनेगा, जो आपको यहाँ पे मैंने हिंट कर दिया। अब आपको लास्ट लेक्चर में मैंने प्रोटॉन के लिए रेस मास एनर्जी बताया हुआ है, न्यूट्रॉन के लिए आपको रेस मास एनर्जी बताया है। तो प्रोटॉन के लिए अगर आप ये रेस मास इंक्लूड करेंगे तो ये 938 पॉइंट लास्ट लेक्चर में हिंट किया था 27 के अराउंड था शायद। ये डेसिमल के बाद ये वैल्यूज को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। 38 28 जो भी आप एक जस्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये अगर आप 1.02 MeV यहाँ पे एनर्जी या 1.3 या 1.5 MeV ले रहे हैं, दैट एनर्जी ले रहे हैं जो इससे लेस है, और आपसे प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में मेंशन किया है प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन पेयर, क्या पॉसिबल होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन पेयर पॉसिबल है? नहीं। तो जब पेयर मेंशन कर दिया तो उसकी रेस मास एनर्जी के ट्वाइस से इक्वल या ग्रेटर एनर्जी इंसिडेंट करना पड़ेगा, तभी वो पेयर फॉर्म होगा। बट अगर पेयर स्पेसिफाई किया इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर तो आपको एनर्जी मिनिमम वैल्यू बताया हुआ है। अगर पेयर मेंशन नहीं किया है तब भी आप ये वर्ड यूज कर लेंगे, जब भी अमाउंट यूज कर लेंगे। बट अगर इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर के अलावा कोई और पेयर मेंशन किया हुआ है प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में, तो उस पर्टिकुलर पार्टिकल की रेस मास एनर्जी के ट्वाइस के इक्वल मिनिमम एनर्जी इंसिडेंट करना पड़ेगा। स्टेटमेंट क्लियर हुआ? अब जो पूछ रहे थे जिनको डाउट था, अब एक बार अगर डाउट है तो फिर से अपना स्टेटमेंट बोल लीजिए। हो गया क्लियर सर। जो यहाँ पे आपने काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन के साथ लिखा है 2m0c², सर ये इन दोनों की एनर्जी है, रेस मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन के और पोजिट्रॉन की। तो आपको मैंने बोल भी दिया, आपको आइडिया भी होना चाहिए, जब दोनों का मास, इलेक्ट्रॉन मास और पोजिट्रॉन मास, रेस मास की हम बात कर रहे हैं, ये सेम है, m0 है, तो दोनों की रेस मास एनर्जी जब आप ऐड करोगे तो ट्वाइस हो जाएगा ना। मैंने एक सिंगल स्टेटमेंट में काफी इंफॉर्मेशन आपको बता दिया कि चार्ज बेस्ड क्वांटिटीज पार्टिकल एंटी पार्टिकल के लिए डिफरेंट होंगी, चार्ज से इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज सेम आएंगी। क्लियर हो गया? अब अगर 1.02 MeV से हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर के फॉर्मेशन में आप प्रोटॉन की एनर्जी हायर ले रहे हैं 1.02 MeV से, तो जो 1.02 MeV से तो पार्टिकल एंटी पार्टिकल प्रोड्यूस हो गए, बट इसके रिमेनिंग जो एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रॉन, पोजिट्रॉन और न्यूक्लियस तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन है ये तब नॉन जीरो आ जाएंगे। ये 1.02 MeV बनेगा और इसके रिमेनिंग एनर्जी दी 3 पार्ट के लिए नॉन जीरो वैल्यू कंप्यूट करेगा। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट आपने पॉपुलर स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि पेयर प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन फ्री स्पेस और एम्प्टी स्पेस और वैक्यूम। यस सर। इसको यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। आपको नहीं आइडिया पहले से कि पॉसिबल है कि नहीं, तो आप एज्यूम करके चलेंगे। सपोज एज्यूम कर रहे हैं कि पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम में, एम्प्टी स्पेस में, फ्री स्पेस में पॉसिबल है, और जब एम्प्टी स्पेस में पॉसिबल होगा तो वहां पे न्यूक्लियस या मैटर जो फोटॉन से इंटरेक्ट कर रहा है वो यहाँ पे एब्सेंट हो जाएगा। ओनली दिस फोटॉन कन्वर्टेड इनटू पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल। ये फॉर्म होंगे और मूव भी कर सकता है। जब रिमेनिंग जो एनर्जी होगा 1.02 MeV की रिमेनिंग, वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सपोज ये इनिशियल फोटॉन डायरेक्शन से ये एंगल, सिंपलिसिटी के लिए मैं सेम ले रहा हूँ, बोथ की काइनेटिक एनर्जी सेम ले रहा हूँ, जो जनरली डिफरेंट हो सकती है। अभी उसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि डिफरेंट होने का रीजन क्या है, बट यहाँ पे मैंने सेम लिया, तो ये एंगल इंसिडेंट फोटॉन डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में ये एंगल भी मैंने सेम ले लिया। इंसिडेंट फोटॉन मोमेंटम p, अगर आप यहाँ पे बोथ कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन बोथ को यहाँ पे कंपेयर करें, पहले एनर्जी कंजर्वेशन नोट कराएं इन वैक्यूम। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी ऑफ फोटॉन h nu is equal to total energy of electron and total energy of positron. After pair production, two part, यहाँ पे पार्टिकल एंटी पार्टिकल हैं, बोथ की एनर्जी का मैंने सम कर दिया। इसी पार्ट को अगर बोथ के लिए एंगल सेम है, एक ही कंडीशन में आ सकते हैं जब बोथ सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, सेम स्पीड से मूव कर रहे हो, और जब सेम स्पीड से मूव करेंगे तो इस टोटल एनर्जी को रिलेटिविस्टिक केस के लिए लास्ट लेक्चर में मैंने हिंट किया था, गामा टाइम्स रेस मास एनर्जी ऑफ पार्टिकल नोट कर सकते हैं। तो गामा टाइम्स रेस मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गामा टाइम्स रेस मास एनर्जी ऑफ पोजिट्रॉन, एंड दिस वैल्यू h nu is equal to 2 gamma times रेस मास एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ये रिलेशन आपको एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन से बना। अब आप यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अज्यूम किया दोनों सेम। हाँ जी, सिंपलिसिटी के लिए मैंने थीटा सेम लिया है। अभी इसका रीजन भी डिस्कस करूंगा कि थीटा डिफरेंट कब होगा, ठीक है, और कैसे काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। अब यहाँ पे चेक करते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन मैंने नोट कर दिया, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे बिफोर पेयर प्रोडक्शन फोटॉन के लिए लीनियर मोमेंटम सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है,
जिसको आप मैग्नीट्यूड ऑफ पी लिखेंगे तो एच न्यू बाई सी नॉट कर सकते हैं फोटोन मोमेंटम को। पेयर प्रोडक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर के लिए मोमेंटम जब आप नोट करेंगे तो बोथ सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, बोथ का रेस मास सेम है, तो गामा टाइम्स रेस मास इनटू वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के लिए मोमेंटम, गामा टाइम्स रेस मास इनटू वेलोसिटी पॉजिट्रॉन के लिए मोमेंटम, और दोनों पार्ट के लिए ये मैंने मैग्नीट्यूड नोट कर दिया। जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखेंगे तो cos थीटा साथ में आ जाएगा और ये ट्वाइस हो गया ऐड होके। ये सब सभी को क्लियर हुआ? यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम आप p ले रहे हैं तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा pe cos थीटा मैग्नीट्यूड पार्ट, यहाँ पे पार्ट, और pe cos थीटा पॉजिट्रॉन के लिए बनेगा। बट जो pe वैल्यू है, p को आप रेस मास इनटू वेलोसिटी नहीं नोट करेंगे क्योंकि आप फोटोन से इंटरेक्शन करा रहे हैं, तो पार्टिकल एंटी पार्टिकल रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव कर सकते हैं, और जब रिलेटिविस्टिक केस होगा तो मोमेंटम आप रिलेटिविस्टिक मोमेंटम गामा टाइम्स ऑफ रेस मास इनटू वेलोसिटी नोट करते हैं, और दोनों के लिए कंडीशन सेम है इसलिए ट्वाइस हो गया। क्लियर हुआ सभी को? अब आपके पास टू रिलेशंस हैं, एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन। अब अगर बोथ को हम कंपेयर करें, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। अब अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड है, एनर्जी कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम सेम टाइम पर अगर वैलिड है, तो ये इक्वेशन से हम ये एनर्जी कंजर्वेशन फॉर्म फाइंड कर सकते हैं और एनर्जी कंजर्वेशन से हम लीनियर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं पहले कि एनर्जी कंजर्व्ड है, फिर लीनियर मोमेंटम को कंपेयर कर सकते हैं, और अगर हम एज्यूम करें कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो एनर्जी वाले पार्ट में कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोथ केस को मैं हिंट कर रहा हूं, इफ लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड तो ये इक्वेशन करेक्ट बनेगा, h nu by c is equal to twice gamma m naught v cos थीटा था, और cos थीटा को मैंने 1 ले लिया। अब इस स्टेप में मैंने इसको एनर्जी इक्विवेलेंट बना दिया c से मल्टीप्लाई करके, तो 2 गामा टाइम्स m नॉट v इंटू c, और एक c से डिवाइड कर लिया और मल्टीप्लाई कर लिया। इस स्टेप को कंपेयर करिए, मैंने एक तो ये वाला c राइट में इंक्लूड किया है एनर्जी बनाने के लिए, और एक c से मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया है। ये स्टेप क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे v बाई c किसी भी मेटीरियल पार्टिकल के लिए ऑलवेज लेस देन 1 होता है। जब आप लेस देन 1 क्वांटिटी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो h न्यू वैल्यू 2 टाइम्स गामा रेस मास एनर्जी से लेस आएगा। ये स्टेप भी क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। अब आप कंपेयर करिए, अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो ये रिलेशन तो करेक्ट थी, बट इससे जब मैंने एनर्जी बनाया तो ये रिलेशन अगर एनर्जी कंजर्व्ड होती तो इक्वल आना चाहिए था, बट यहाँ लेस आ रहा है। इट मींस एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। अगर आप जैसे इसका अपोजिट एज्यूम करके चलें, इफ एनर्जी इज कंजर्व्ड तो h न्यू इज इक्वल टू ट्वाइस गामा m नॉट c स्क्वायर करेक्ट है। अब इसको मोमेंटम में कन्वर्ट करेंगे, h न्यू बाई c, ये मोमेंटम बन गया, c से डिवाइड किया, और जैसे ही बोथ साइड c से डिवाइड किया ट्वाइस गामा m नॉट c, एक v से डिवाइड कर लिया और एक v से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ट्वाइस गामा m नॉट v, और ये c बाई v की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। जब c बाई v ग्रेटर देन 1 होगा तो h न्यू बाई c की वैल्यू ट्वाइस गामा m नॉट v से ग्रेटर आएगा। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये इक्वल टू होना चाहिए था, अगर cos थीटा की वैल्यू 1 से लेस लेंगे तब ये वैल्यू और भी लेस हो गया, बट यहाँ पे h न्यू बाई c ग्रेटर है। इस कंडीशन से आपको कंफर्म हो रहा है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं होगा। अगर एनर्जी कंजर्वेशन अलाउड है, फुलफिल हो रहा है, देन लीनियर मोमेंटम विल नॉट कंजर्व्ड। इट मींस अगर पेयर प्रोडक्शन को आप फ्री स्पेस में, वैक्यूम में, एम्प्टी स्पेस में एज्यूम करके चल रहे हैं तो बोथ कंजर्वेशन सेम टाइम पे अलाउड नहीं होंगे। अगर एनर्जी कंजर्व्ड है तो सेम टाइम पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं होगा, अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट अब आपको कंफर्म हो गया कि फ्री स्पेस में, वैक्यूम में पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस in vacuum or empty space due to non-conservation of total energy and linear momentum simultaneously. अगर आपसे इस पे बेस कोई प्रॉब्लम पूछा जाए और वहां पे कंजर्वेशन लॉज पूछे कि किसकी वजह से अलाउड नहीं होगा, किसी वजह से पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि स्टेटमेंट में आपको कोई एक कंजर्वेशन का आइडिया दिया हो। अगर वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन का आइडिया है तो ऑप्शन में लीनियर मोमेंटम टिक करेंगे, अगर लीनियर मोमेंटम का आइडिया है तो ऑप्शन में आप एनर्जी, टोटल एनर्जी टिक करेंगे, अगर आइडिया नहीं है तो बोथ पार्ट आ जाएंगे वहां पे, टोटल एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन वहां पे टिक करेंगे।
सर लास्ट स्लाइड कर दो। तो सभी को आइडिया होगा कि कंजर्वेशन लॉज वायलेट हो जाएंगे, इसलिए पेयर प्रोडक्शन फ्री स्पेस में पॉसिबल नहीं होगा। सर 3 स्पेस का मतलब क्या होता है? हाँ जी, 3 स्पेस का मीनिंग? वैक्यूम पता है नहीं? हाँ सर। देखो हमारा यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा है पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल होने के लिए मास से इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। फ्री स्पेस को 2 वे में इंटरप्रेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंटरेक्शन। अगर आपको कहीं पे चार्ज का इंटरेक्शन यूज करना होता तो फ्री स्पेस आप चार्ज फ्री स्पेस एज्यूम कर सकते थे कि वहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, बट यहाँ पे जो फ्री स्पेस है या एम्प्टी स्पेस है वो यूज किया है मास वहाँ पे एब्सेंट करने के लिए। देयर इज नो मटेरियल, देयर इज नो मैटर, देयर इज नो मास। तो एम्प्टी स्पेस मींस कोई मास वाला पार्ट वहाँ पे नहीं है, और जब मास नहीं है तो वहाँ पे कोई मीडियम है ही नहीं। एक तरह से वैक्यूम भी सेम हो गया, यहाँ पे वैक्यूम भी तो मीडियम एब्सेंट रहता है जी। क्लियर है ना। बट जब आप ईएमटी में कई बार चार्ज फ्री स्पेस पढ़ते हैं, फ्री स्पेस का मतलब वहाँ पे चार्ज फ्री स्पेस होता है कि वहाँ पे चार्ज डेंसिटी नहीं है, फ्री चार्ज डेंसिटी नहीं है। ओके सर। सर अगर मिनिमम एनर्जी हम पहले रेस्ट मास एनर्जी से एक्स्ट्रा लेके चले तो? फिर से बोलिए सर। अगर हमने एक कंडीशन भी तो हमने रखी कि जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है पेयर प्रोडक्शन के लिए वो रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल होगी। हाँ जी। तो सर अगर वो कंडीशन ही गलत हो तो मतलब हम पहले एनर्जी फोटोन की एनर्जी, अभी आप इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि फोटोन की एनर्जी सपोज इस रेंज में है। अब आप बताइए, अपना क्वेश्चन रिपीट करिए। अगर अब पेयर प्रोडक्शन हो तो अभी भी एनर्जी कंजर्वेशन लो है वो वैलिड होगा। तो आपने मिनिमम एक वर्ड यूज किया था, क्या मिनिमम इससे चेंज हो जाएगा? अगर ये रेंज है कि मिनिमम वैल्यू 1.02 MeV है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर के लिए, क्या 1.5 MeV मिनिमम हो सकता है? फिर फोटोन की एनर्जी वेरी कर सकता है मिनिमम से कोई हायर वैल्यू तक, बट मिनिमम वैल्यू तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर के लिए 1.02 MeV ही रहेगा। क्लियर हुआ? सर जो अभी हम लास्ट केस में इनइक्वालिटीज डिस्कस करी है, अभी हमने इनइक्वालिटी आ रही है। हाँ जी। तो सर जब हम मैटर की बात करते हैं, मतलब हम कह रहे हैं कि फ्री स्पेस नहीं है, तो जैसे हमने न्यूक्लियस पहले कंसीडर करा, तो वो जो इनइक्वालिटी होती है वो न्यूक्लियस अकाउंट कर जाता है उसको। क्वेश्चन समझा नहीं क्या पूछना चाह रहा है इस इक्वेशन में? आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन कोई? हाँ जी। नहीं सर, मैं अगली जो हमने करा अभी इनइक्वालिटी आ रही है जिसमें नहीं, तो जो दो पार्ट मैंने बताया, एक मीडियम में पेयर प्रोडक्शन और वैक्यूम में, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। ये सर जो वैक्यूम में हम बोल रहे हैं कि इनइक्वालिटी आ रही है एनर्जी या मोमेंटम, जब भी हम आगे सॉल्व कर रहे हैं तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे मैंने ये कंजर्वेशन बता दिए, कैसे वायलेशन होगा वो मैंने डिस्कस कर दिया, बट अब इसमें मीडियम का क्या रोल है वो आपको इससे पता चल रहा है। जब आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लेके चल रहे हैं, ठीक है, या एनर्जी कंजर्वेशन लेके चल रहे हैं, तो एनर्जी कंजर्व तो हो रहा है, बट मोमेंटम कंजर्वेशन किस वजह से नहीं हुआ कि फोटोन में कंजर्वेशन के लिए जितना मोमेंटम चाहिए उससे एक्स्ट्रा है। ये से तो जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस अब आप जब इन्वॉल्व करेंगे तो ये एक्स्ट्रा मोमेंटम जो होगा कंजर्वेशन के रिमेनिंग जो मोमेंटम है वो फोटोन से न्यूक्लियस एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो आप उसकी, क्योंकि मास पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के मास के रेस्पेक्ट में न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा है, तो उसकी एनर्जी में इतना चेंज नहीं होगा। तो एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों सेम टाइम पे कंजर्व हो जाएंगे, जो आपको यहाँ पे मैंने पहले ही एनर्जी कंजर्वेशन बताया है। इसी में आप लीनियर मोमेंटम चेक करेंगे तो ऐसा कोई वायलेशन नहीं है। यस सर, ठीक है सर। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जस्ट रोल क्या है, पेयर प्रोडक्शन अलाउड करने के लिए जो एक्स्ट्रा मोमेंटम है फोटोन का, न्यूक्लियस वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे सेम टाइम पे एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों कंजर्वेशन वैलिड हो जाएंगे। यस सर, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पे भी मुझे एक्सप्लेन करना था कि मैंने सिंपलिसिटी के लिए बोथ एंगल्स सेम लिए हैं, ठीक है। अब अगर ये एंगल जनरली डिफरेंट होंगे, अगर हम चार्ज पेयर ले रहे हैं तो ये जनरली डिफरेंट हो सकते हैं। रीजन क्या है कि न्यूक्लियस का इस, देखो मैं एक और पॉइंट पहले यहाँ पे हिंट कर दूं, कोई ऐसा अनदर फिनोमेना भी आपने स्टडी किया होगा जहाँ पे हमें चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस से डिटेक्ट होता है। न्यूक्लियस वाले केस में हमें चार्ज पार्टिकल ऑब्जर्व होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी। जैसे मैं इसको कोरिलेट कर रहा हूँ, बीटा डीके आप लोगों ने पढ़ा होगा। यस सर। सभी को ये बीटा डीके वर्ड तो क्लियर हो गया? यस सर। न्यूक्लियस में बीटा डीके पढ़ा होगा, बट बीटा डीके और पेयर प्रोडक्शन दोनों सेम नहीं, दोनों डिफरेंट है। बीटा डीके में न्यूक्लियस के इनसाइड में पार्टिकल प्रेजेंट होता है और फिर रिजेक्ट होता है ड्यू टू इनस्टेबिलिटी। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर जब डिफरेंट होगा तो इंस्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, इक्वल नंबर में मोर स्टेबल न्यूक्लियस होता है। तो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस के इनसाइड में पहले फॉर्म हुए, फिर वो बाहर में डिटेक्ट होंगे, न्यूक्लियस के बाहर डिटेक्ट होंगे, जो न्यूक्लियर डीके में आता है, बीटा डीके में आता है। बट पेयर प्रोडक्शन में जो हमारे पार्टिकल और एंटी पार्टिकल ऑब्जर्व हो रहे हैं, उसमें न्यूक्लियस का जस्ट रोल लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड करने के लिए है। उसमें न्यूक्लियस के मास में और न्यूक्लियस के चार्ज में कोई चेंज नहीं होता है, जबकि बीटा डीके में न्यूक्लियस का मास बिफोर डीके और आफ्टर डीके अगर आप कंपेयर करेंगे तो न्यूक्लियस का मास और चार्ज दोनों चेंज हो जाएंगे। बट पेयर प्रोडक्शन में न्यूक्लियस के ना तो मास में कोई चेंज हुआ है और ना ही चार्ज में चेंज हुआ है, तो दोनों फिनोमेना सेम नहीं है, दोनों फिनोमेना डिफरेंट है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के नेबरहुड में इस फोटोन से पार्टिकल और एंटी पार्टिकल पेयर प्रोड्यूस होगा, और अगर पेयर चार्ज पेयर है
जैसे यहाँ भी मैंने इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर लिया है, तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा। तो जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इस फोटोन से फॉर्म हुआ, उस एनर्जी में अट्रैक्शन की वजह से कुछ डिक्रीज हो जाएगी एनर्जी। पॉजिट्रॉन को रिपेल करेगा सेम चार्ज नेचर होने की वजह से, इसको सम एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी। तो देयर इज सम डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। जब काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी तो दोनों डिफरेंट स्पीड से मूव करेंगे, और डिफरेंट स्पीड से मूव करेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए जो वर्टिकल कंपोनेंट आप कैंसिल कराते हैं, मैंने सपोज पार्टिकल के लिए p1 मोमेंटम ले लिया और एंटी पार्टिकल के लिए p2, तो ये इक्वेशन कंफर्म होने के लिए अगर मोमेंट मास और वेलोसिटी के जो प्रोडक्ट करेंगे तो वेलोसिटी डिफरेंट होगा, तो श्योरली थीटा डिफरेंट आएगा। अब अगर सेम स्पीड है तो एक ही कंडीशन में सेम आ सकती है जब ये थीटा भी सेम होगा। तो सिंपलिसिटी में मैंने वो जो एनर्जी डिफरेंस है वो एलिमिनेट किया हुआ है, मैंने दोनों को सेम एनर्जी लिया, दोनों की सेम काइनेटिक एनर्जी लिया, दोनों का सेम स्पीड लिया, इसलिए थीटा सेम ले लिया। बट जनरली ये डिफरेंट होगा क्योंकि सम एनर्जी इससे डिक्रीज हो जाएगा और इसका एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा चार्ज नेचर होने की वजह से। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? सर आपने एक बात बोली कि न्यूक्लियर के नेबरहुड में वो मतलब स्प्लिट होगा, सर वो कैसे हो रहा है? वो फॉर्म हो रहा है। हाँ मतलब फॉर्म होगा, मतलब ये न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस है वो ही नहीं मतलब वो होता मतलब देखो थ्री जो फिनोमेना अब तक मैंने डिस्कस किए हैं, थ्री फिनोमेना में कॉमन पार्ट क्या है? इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। यस सर। अब जैसे जैसे हम फोटोन की एनर्जी को चेंज करते जाएंगे, मैटर हमने फिक्स कर लिया, सेम स्पेसिमेन लिया, तो उसकी एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट फिनोमेना की मोर प्रोबेबिलिटी हो सकती है। एक केस में इलेक्ट्रॉन पहले बाउंड था तो इजेक्ट हो गया लोअर एनर्जी रेंज में, फिर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर में गए मेटल के लिए, इलेक्ट्रॉन वहां फ्री ट्रीट किया, उसने सम पार्ट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब की बार वो जब एनर्जी को और हायर एनर्जी रेंज में ले जाएंगे तो वहां पे ना तो स्कैटरिंग हुआ और ना ही वहां पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। अब यहाँ पे साथ न्यूक्लियस पार्ट से वो इंटरेक्ट करेगा इस न्यूक्लियस के नेबरहुड में, नॉट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये फोटोन जो एनर्जी है वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और मास एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी आपने फाइंड कर लिया, उसके जो रिमेनिंग एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा थ्री पार्ट को, यहाँ पे पार्टिकल को, एंटी पार्टिकल को और न्यूक्लियस को। ओके सर। यस सर नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो। जी सर। सर आपने ये कहा कि वैक्यूम में ये जो कंजर्वेशन लिया था कि एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन से आपने समझाया है, तो सर यदि इन दोनों का कंजर्वेशन हमने सिर्फ अज्यूम करा, यदि इनइलास्टिक होता तो उस कंडीशन में तो फिर से वही मिस्टेक कर रहे हैं। देखो आप फिनोमेना के जो कांसेप्ट्स हैं उनको मिक्स कर लेते हैं। मैंने कब कहा ये स्कैटरिंग है? नहीं आपने नहीं कहा सर। नहीं ना, स्कैटरिंग तो कॉम्प्लेक्स इफेक्ट में है, पेयर प्रोडक्शन में स्कैटरिंग थोड़ी है। और अगर आपका मैं क्वेश्चन मान भी लेता हूं कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि स्कैटरिंग आप चलो थिंक कर लिया, क्या इनइलास्टिक में एनर्जी चेंज होती है टोटल एनर्जी? मैंने तो नहीं बताया, मैंने तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन को डिफरेंस किया है वहां पे। टोटल एनर्जी तो दोनों में कंजर्व होती है, बट मैं फिर से हिंट कर रहा हूं कि ये स्कैटरिंग नहीं है। ओके सर। एंड सर एक और डाउट था, जैसे ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर है पेयर प्रोडक्शन में, तो सर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन क्यों नहीं होता? मतलब ये दोनों अट्रैक्ट करनी चाहिए ना। किसमें? ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो हैं जो वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। ऐसे ही सर जब इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग कराते हैं एक एक्सपेरिमेंट में, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन बीम्स जाती हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस फोटोन से जो एनर्जी प्रोवाइड हो रहा है इसको काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को और पॉजिट्रॉन को, अब अगर वो सफिशिएंट है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को ओवरकम करने के लिए, तो वो अवे में जा सकते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकते हैं। अगर वो एनर्जी इतना सफिशिएंट नहीं है कि इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को ओवरकम कर पाए, तो वो एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव करेंगे। बोलिए। जी सर, लेकिन बट देखिए अभी हम यहाँ पे ये जस्ट डिस्कस कर रहे हैं कि इस फोटोन से हमारा पेयर कैसे फॉर्म हुआ, उसकी कंडीशन क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से हो सकता है कि यहाँ पे जो एनर्जी आप फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी जो भी पार्ट है, न्यूक्लियस को कितना एनर्जी प्रोवाइड हुआ, तो इनकी एनर्जी में चेंज हो जाएगा जो काइनेटिक एनर्जी है। बट हमें अभी जस्ट यहाँ ये शो करना है कि हम इसको इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को अगर एब्सेंट कर लें तो कितना एनर्जी फोटोन से इलेक्ट्रॉन को और पॉजिट्रॉन को प्रोवाइड हुआ। अब इलेक्ट्रॉन का हमने न्यूक्लियस इंटरेक्शन लिया, पॉजिट्रॉन का न्यूक्लियस इंटरेक्शन लिया, फिर वो एनर्जी में कुछ चेंज हुआ, मैंने कहा कि वो स्मॉल माइनर चेंज होगा। अब अगर इसके इन दोनों के इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को भी इंक्लूड करेंगे तो उस एनर्जी के बाद भी चेंज हो जाएगा, बट वो चेंजेस वेरी स्मॉल होंगे विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड बाय फोटोन। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि नेगलेक्ट ही करना है, यहाँ पे इंटरेक्शन होगा, ठीक है, बट वो सब एनर्जी सब इंटरेक्शन इंक्लूड करने के बाद जो ये एनर्जी है यहाँ पे जो इस इक्वेशन में मैंने नोट किया है, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर हो गया? जी सर। तो बस एक बार ये और बता दीजिए, आपने ये कहा था कि जो पॉजिट्रॉन होगा या जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा वो इसे रिपेल होगा, न्यूक्लियस रिपेल होगा ना, न्यूक्लियस रिपेल, न्यूक्लियस के मान के चलिए न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, यहाँ इसके नेबरहुड में ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हुए, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इन दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से यहाँ पे एनर्जी जो पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी वो डिक्रीज होगी और यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी रिपल्सन से। फिर आगे कुछ पढ़ाया जाएगा क्या सिखाएंगे? हाँ जी, आगे पढ़ाएंगे सर? देखो जो लेक्चर का टाइम होता है, ठीक है, जो भी शेड्यूल है
5 मिनट हो सकता है कि उसको कन्वर्ट कंप्लीट करने में चला जाए, बाकी जब एक बार वो टाइम हो गया तो उसके बाद सिर्फ डाउट डिस्कशन होंगे, थ्योरी जो सिलेबस का पार्ट है वो नहीं होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ठीक है, ये मतलब कॉमन सेंटेंस आगे ध्यान रख सकते हैं। सर एक चीज कंफर्म करनी थी, आपने एंगल्स डिफरेंट इसलिए बताए ना क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जनरली डिफरेंट होंगे, मैंने सिंपलिसिटी के लिए आपको ये कंपैरिजन बताने के लिए सेम मान लिया। यस सर, वो तो हाँ, क्योंकि डिफरेंट एंगल्स पे थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट बन जाएगा, यस सर, कंपेयर आप नहीं कर पाओगे, बट जनरली डिफरेंट होंगे क्योंकि जनरली दोनों की काइनेटिक एनर्जी में चेंज है। यस सर, क्योंकि दोनों के मास में चेंज है ना, इसीलिए ना। मास में रेस्ट मास में चेंज नहीं है, रिलेटिविस्टिक मास में चेंज। ओके सर, मास की बात तो मैंने कई बार बता दी, दोनों के रेस्ट मास पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के सेम होते हैं, आप पहले से पढ़े भी होंगे। अच्छा, बट वेलोसिटी चेंज होने से जब गामा टाइम्स m नॉट करेंगे, इस गामा जो रिलेटिविस्टिक एक्शन फैक्टर है, वेलोसिटी चेंज होने से दोनों के चेंज होंगे। यस सर, तो रिलेटिविस्टिक मास चेंज हो जाएगा, बाकी रेस्ट मास तो सेम ही है। यस सर, थैंक यू। और पूछना है किसी को? सर एच न्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो ये जो पेयर बन रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, बट अगर उसी के आगे इतना एनर्जी आप इंक्रीज कर दें कि कोई और पेयर के इक्विवेलेंट एनर्जी बन जाए तो वो पेयर के फॉर्मेशन की भी पॉसिबिलिटी हो जाएगी ना। ऐसा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर ही थोड़ी बनेगा। पेयर तो जिन पार्टिकल के एंटी पार्टिकल का रेस्ट मास नॉन जीरो है, अगर सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करें तो वो पेयर भी बन सकता है। ओके सर। सर फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। सर एक फीडबैक देनी थी सर। बताइए सर, जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हो ना तो आप 1-1.5 मिनट के लिए स्ट्रेट कॉन्सेप्ट सारे एक्सप्लेन कर देते हो, तो आप कुछ ऐसे स्क्रीन पे कुछ कीवर्ड्स, मतलब पूरा मत लिखो चाहे, बट कुछ कीवर्ड्स लिख सकते हो ताकि बाद में ना ट्रैक रहे आपने क्या बोला था, क्योंकि एक लेक्चर में इतना सारा कुछ हो जाता है। वो आपकी बात ठीक है, कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मुझे एक्स्ट्रा बताना होता है। ये सर जो आप एक्स्ट्रा बताते हो ना, मैं पूरा बोल देता हूं। जी जो सर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं सारा स्क्रीन पर नोट करता हूं। यस सर, प्रॉब्लम के लिए कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट हो या रिपीट कराना हो, रिवाइज कराना हो, ये एक्सप्लेनेशन होती है लेक्चर में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। यस सर, अगर मैं अपनी एक्सप्लेनेशन नोट करना चाहूं तो मैं भी नोट नहीं कर सकता। नहीं सर, वो कह रही हूं आई नोट नहीं सर, जस्ट कीवर्ड कुछ भी, जस्ट छोटा सा कीवर्ड या कुछ ऐसे बता दें। उससे क्या होगा ना, उससे क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये छोटे से कांसेप्ट में बहुत ज्यादा सिलेबस है, हर पार्ट का बेनिफिट है, उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। यस सर, या ठीक है सर, ठीक है ना। सिर्फ इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए एक्सप्लेनेशन होता है, क्योंकि जिससे आपको सिर्फ मैथमेटिक्स ना लगे, है ना, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए होता है। और इससे जब भी जो स्टूडेंट इस एक्सप्लेनेशन को नोट करना चाह रहे होंगे अपने नोटबुक में, उनको स्पीड फास्ट लगेगा। यस सर, मेरी स्पीड फास्ट लगेगा कि आप टॉपिक वाइज आवर्स देखें तो आप देखिए उतने टाइम में मैंने क्या पॉइंट बताया है। तो कर लेते हैं नोट हम तो, अपने समझने के लिए सब नोट करने की कोशिश करिए, बट अगर नोट नहीं हो पा रहा है तो उससे डिमोरलाइज नहीं हुई, क्योंकि वो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बताया है। जो एग्जाम के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है वो हर पॉइंट में स्क्रीन पर नोट कर देता है। तो जो भी आप बोल रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, तो फिर वो रिपीट भी होगा तब भी इंपॉर्टेंट लगेगा स्टूडेंट को, बट उसको एक बार बताने के बाद आगे कैरी फॉरवर्ड आप खुद से करते जाइए। यस सर, थैंक यू ये होता है कि जो आप बताते हैं वो ज्यादा मतलब सही लगता है, बट वो नोट नहीं हो पाता उतनी स्पीडली से। वो ना पता है सर, वो ना पता है, बस थोड़ा सा हम खुद ही, जैसे मैं करती हूँ सर, थोड़ा सा कीवर्ड ही लिख लेती हूँ, आपने बताया था वो अपने हर स्टूडेंट को लिखने के लिए, समझने आगे बढ़ने के लिए अलग वे में नोट करना पड़ेगा ना। हाँ, एक बार बाय वन स्लाइड दिखा दो। हाँ जी, मैं आगे तक दिखा देता हूँ। सर एक बार ये कंफ्यूजन आप क्लियर कर सकते हैं क्या कि रिलेटिविटी, ये समझ नहीं आता कि कब रिलेटिविटी आप यूज कर सकते हो और कब नॉन रिलेटिविटी, क्योंकि जब अभी वो जो लीनियर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन वाला आपने फंडा लिया था तो उसमें रिलेटिविटी यूज की थी। हाँ जी, मैंने 3 टॉपिक पढ़ाए, ठीक है, 3 टॉपिक पढ़ाए मैंने। मेटल का रेफरेंस लिया और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने नॉन रिलेटिविस्टिक केस लिया, कॉम्पटन इफेक्ट में और पेयर स्लाइड होल्ड कीजिए प्लीज, थैंक्स सर। इफेक्ट में और पेयर प्रोडक्शन में मैंने रिलेटिविस्टिक केस लिया। ठीक है, आपको क्लियर है या नहीं कि क्यों लिया? सर नहीं है क्लियर। अभी नहीं है, टेबल बताई थी, वो कंपैरिजन पता है? सर एक्चुअली मेरा फर्स्ट क्लास मिस हो गया था इस वजह से। ओके सर, थैंक। आज ही बताएं या कल बताएं? तो अगर मिस हो गया है तो वो शायद स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में होगा। अगर उस लेक्चर को पढ़ लेते तो हो सकता है क्वेश्चन का आंसर अपना मिल जाए। मैं बता देता हूं वैसे अभी, ठीक है जी। स्लाइड पूरा कर दूं। मैंने 3 कंपैरिजन बताए। वेलोसिटी वाला कंपैरिजन सभी को पता होगा, v वेरी वेरी लेस देन c नॉन रिलेटिविस्टिक, v कंपेरेबल टू c रिलेटिविस्टिक। काइनेटिक एनर्जी वेरी वेरी लेस देन रेस्ट मास एनर्जी नॉन रिलेटिविस्टिक। काइनेटिक एनर्जी कंपेरेबल और एक्सीड्स रेस्ट मास एनर्जी रिलेटिविस्टिक। cp वेरी वेरी लेस देन रेस्ट मास एनर्जी। जब मोमेंटम दिया होगा तो मोमेंटम को आप डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते पार्टिकल के नेम के अकॉर्डिंग, तो इसलिए इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने cp को कंपेयर किया। cp कंपेरेबल टू रेस्ट मास एनर्जी और एक्सीड्स। तो ये कंपैरिजंस मैंने स्टार्टिंग में बताया। अब मैंने these 3 फिनोमेना के लिए मेटल का रेफरेंस लिया, ठीक है। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट फिनोमेना है वहां पे मैंने हिंट किया कि जो वर्क फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का होता है। तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का होगा तो इलेक्ट्रॉन को भी तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का प्रोवाइड होगा जी। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने नॉन रिलेटिविस्टिक केस लिया, वो आपको चेक कर लीजिए इस रेंज में आ गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी कितनी है
0.511 MeV 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो इस एनर्जी के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलता है तो ये कंडीशन बनेगा या नहीं? जी सर। तो नॉन रिलेटिविस्टिक हो गया। अब कॉम्पन इफेक्ट में आइए। कॉम्पन इफेक्ट में जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का होता है। तो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी प्रोवाइड होगा ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन ड्यू टू स्कैटरिंग वो भी तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का आएगा। मान के चलिए ये 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर में डिफरेंस फाइंड हो गया और रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में कितना है? 511 जी। इस रेंज में आ गया जी। तो रिलेटिविस्टिक ना। हां जी। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है फोटोन का, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस ऑर्डर में पहुंचेगा नहीं? जी। तो इस रेंज में फिर से क्या बना? रिलेटिविस्टिक। एक्सीड्स कर गया रेस्ट मास एनर्जी को, तो रिलेटिविस्टिक है या नहीं? जी सर। तो इसीलिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम नॉन रिलेटिविस्टिक केस ले रहे हैं और कॉम्पन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन में रिलेटिविस्टिक। ठीक है। और सर जहाँ पे भी वो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई जाती है तो उस कंडीशन में भी यही होता होगा कि उनमें जो इंटरेक्शन एनर्जी या जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अट्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन उनकी अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती होगी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते होंगे। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैंने आज लेक्चर मतलब डिलीवर किया या आज मेरा 3rd लेक्चर था, तो जो डिफरेंट स्टूडेंट है उनका इंटरेस्ट किस पार्ट पे है, सब अलग अलग वहाँ पे गेन करते जाते हैं ना, सबको जैसा नहीं मिलता जी। तो ऐसे ही वहाँ पे है कि जो हम उस पर्टिकुलर पार्ट एक्सपेरिमेंट में जो हम स्टडी करना चाह रहे हैं हमारा तो इंटरेस्ट उस बात पे है। अगर वहाँ पे कुछ के अलावा भी इंटरेक्शन हो रहा होगा तो वो तो हम या तो उसको इग्नोर कर रहे होंगे, ठीक है, हो सकता है हो रहा हो, बट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते तो मैंने उसको नेगलेक्ट कर दिया, या उसका इफेक्ट बहुत कम है तो हमने उसको सपोज एरर, हां जी जी, तो एरर में इंक्लूड करके हमने हटा दिया कि हो सकता है एरर हो वो चीजें। हां जी, लेकिन एक्सपेरिमेंट में तो सर वो चीजें होंगी ना। हां होंगी, पर कई बार हम ये मान लेते हैं कि तो उसकी वजह मान के चलिए आपको जो एक पूरा एक बार मैं बोल देता हूं, मान के चलिए आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही मेजर कराए थे, ठीक है, विदाउट इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद पॉजिट्रॉन, वो एनर्जी आया सपोज 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस इंटरेक्शन को इंक्लूड करने के बाद अगर एनर्जी आता है 0.501 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो ये डेसिमल के सेकंड प्लेस पे कंट्रीब्यूट नहीं करता। इंटरेक्शन इंक्लूड करके ये एनर्जी 3rd प्लेस पे चेंज हुआ, वी कैन अज्यूम दैट देयर इज एरर ऑफ 0.001 मेगा इलेक्ट्रॉन, या और भी छोटा हो सकता था, जैसे मैंने समझाने के लिए एग्जांपल ले दिया आपको, हो सकता है 5th प्लेस पे जाके कहीं कंट्रीब्यूट करता हो इंटरेक्शन। तो हम ये भी तो मान सकते हैं कि कहीं हमारा जिस मेथड से हमने ये एनर्जी को फाइंड किया है वो इंस्ट्रूमेंट 100% एक्यूरेट नहीं रिजल्ट देता, हम उसको एरर में ले सकते हैं, ठीक है, हम उसको एरर मान के चल रहे थे, बट हो सकता है कि वो एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर ना होके हमने जो एज्यूम किया है उसकी वजह से आ रहा हो। हम तो ये मान के चले थे कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन इंटरेक्शन नहीं हो रहा या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन नहीं हो रहा, जबकि वो हो सकता था ना वो भी जी। जब इलेक्ट्रॉन को आप पहले से किसी वजह से आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, अगर वो एनर्जी बहुत ज्यादा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी में चेंज होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा है, तो हम नेगलेक्ट कर देंगे उसको, अगर वो कंट्रीब्यूट करेगा तो मान के चलेंगे। बट जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हम पहले से ये प्री डिटरमाइन है कि हम किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो उसको 100% प्रोबेबल लेके चलेंगे, बाकी को हम 0% प्रोबेबिलिटी लेंगे, तो उसको हम यहाँ पे स्टडी नहीं करते। जैसे अभी अगर हमने रेडिएशन इंसिडेंट किया तो एक ही टाइम पे एक से ज्यादा इवेंट की पॉसिबिलिटी थी, सेम टाइम पे कॉम्प्लेक्स इफेक्ट भी हो सकता था ना, बट हमने तो सेपरेट पढ़ेंगे सर, क्योंकि हम पहले ही मिक्स केस पढ़ लेंगे तो हम क्या समझ पाएंगे बताइए। इसलिए थ्योरी में सिंगल आर्टिकल में सिंगल फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है। जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी है, उन्होंने सिंगल रिजल्ट को देख के अपनी थ्योरी डेवलप की है। मिक्स केस के लिए रिसर्च का पार्ट बचता है कि ऐसा क्यों हुआ। एक बात पूछनी थी, ये जैसे हमें जो लिंक आता है ना उसके ऊपर ऐसे लिखा आता है कि CSIR नेट, और जो पहले वाले लिंक होते थे जो लास्ट 5 जुलाई से स्टार्ट हुए थे 2020 में, उस पे लिखा था CSIR नेट गेट। तो सर आप मतलब गेट का भी करवाओगे ना वैसे तो सिलेबस? आप न्यू स्टूडेंट हैं या ओल्ड स्टूडेंट हैं? सर मैं ओल्ड ही हूं। हां जी, तो उससे लिखने से क्वेश्चन कौन से होने हैं उसको कोई चेंज थोड़ी होगा। हां वो तो है सर, बट थोड़ा सा वो तो अभी ऑफिस वाले किस वे में लिख रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, बट मैं तो जितने आपके नेट के क्वेश्चंस हैं, TIFR के हैं, जेस के हैं, गेट के हैं, मेरे को एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो सारे कराऊंगा मैं। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। हेलो सर। हां जी सर, टॉपिक से रिलेटेड नहीं पूछना, ऐसे गेट जैसे गेट एग्जाम है 6 फेब को, सर उससे रिलेटेड पूछना था कि अब इस टाइम जैसे सर प्रीवियस ईयर पे, वैसे जनरल पूछ रही हूं मैं भी ओल्ड स्टूडेंट हूं, सर प्रीवियस ईयर पे फोकस करना चाहिए इस टाइम, जैसे कि ये तो पहले भी वही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने पे, ये हाँ जी सर। हाँ जी सर, मतलब इस टाइम क्या, मतलब शॉर्ट नोट्स तो रिवाइज करेंगे ही, मतलब इस टाइम क्या अप्रोच होनी चाहिए जैसे? अच्छा, आपको ऐसा कोई डाउट है कि जो आपने पढ़ा वो याद है कि नहीं सर? या कॉन्फिडेंट है थ्योरी पार्ट जो प्रॉब्लम के लिए रिक्वायर्ड होता है, थ्योरी पार्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना छोड़ दीजिए। अभी बताइए कि आज की कंडीशन में आपको सारे टॉपिक्स में अगर कोई आपसे सेंटेंस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं? नहीं सर, थ्योरी पे इतनी कमांड है। अगर कमांड नहीं है तो फिर आप उनको पढ़िए जो भी टाइम बचाएं। सर मतलब पूरा रिवाइज करना चाहिए? नहीं पूरा नहीं, जो ब्रीफ नोट्स बनाए हैं, जो पार्ट भूल गए हैं, जो जिस पे आपको डाउट लगता है कि हम अभी अप्लाई नहीं कर सकते, उसको पढ़िए, जो आता है उसको पढ़ के टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, देखो ये हमें तो दरअसल बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, तो यहाँ पे डिफरेंट इंटरेस्ट के स्टूडेंट्स होते हैं। अगर हम पहले थ्योरी पार्ट 4-5 टॉपिक्स का कवर कर लें, प्रॉब्लम एक भी ना कराएं, तो बस स्टूडेंट प्री डिटरमाइन हो जाएंगे कि सर क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, कंप्लेंट कर देंगे या आपस में डिस्कशन करने लगेंगे, सर पता नहीं कराएंगे कि नहीं कराएंगे। बाकी सही तरीका क्या होता है कि पहले तो हम लोगों को थ्योरी पार्ट अच्छे से हैबिट में आ जाना चाहिए, तभी तो उनकी एप्लीकेशन कर पाएंगे।
अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसी मेथड को रेफरेंस ले लेते हैं अपने रिवीजन के लिए भी, अपने से प्रैक्टिस करने के लिए। अब टीचर को तो पता होता है ना बहुत सारी चीजें की क्या जरूरत है क्या नहीं है। यस सर। तो इसीलिए उसी हैबिट में जाइए कि पहले तो आपको थ्योरी पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तो उसकी एप्लीकेशन कर सकते हो। यस सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। और पूछना किसी को? सर एक चीज मैं एक चीज कहना चाह रहा था, जैसे आप किसी स्टेप में ना तो आगे के स्टेप के भी कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, अगर उसको दूसरे स्टेप बी को भी अगर करें तो थोड़ा क्लियरिटी रहेगी उसको समझ। जैसे बोलिए क्या, कोई एक रेफरेंस दीजिए किसी प्रॉब्लम का। जैसे आपने सर कहीं पे सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह किया था तो उसी स्टेप में हो गए थे, तो मैं ये चाह रहा था कि उसके अगले स्टेप में भी जाके उसको अगर कर देंगे तो मैं तो कर दूंगा, पर आप ये बताइए आप पीजी लेवल पे पढ़ रहे हैं? नहीं। यस सर। आप ये मान लीजिए बिल्कुल सॉल्यूशन में सारी चीजें लिखने का मतलब क्या होता है कि हमारी हैबिट, हमारा माइंड उसी तरह से फिर हैबिट में आ जाता है। कभी रीजनिंग के क्वेश्चंस किए हैं? रीजनिंग फिजिक्स छोड़ दिए, रीजनिंग के जब रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो एक हफ्ते बाद हमारे माइंड की एबिलिटी क्या हो जाती है कि हम उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करने लगते हैं, मगर फर्स्ट डे क्या हैबिट होती है, नहीं कर कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाते। तो हमारा माइंड, देखो माइंड का लेवल सबका एक जैसा होता है, उसको यूज करने के तरीके पर डिपेंड करता है फ्यूचर हमारा, है ना। तो इसलिए माइंड को इतना लेजी मत बनाइए कि सारा सॉल्यूशन अलग से, सारे स्टेप बाय स्टेप बहुत बेसिक स्टेप भी स्क्रीन पे हो, आपकी नोटबुक में हो। क्यों? उससे फिर आपकी मैथमेटिकल अप्रोच वीक हो जाएगी, आप बिना हिंट किए कभी सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए मैं जिन स्टूडेंट्स को डाउट लगता है मैं बोल के बता रहा हूँ, मैं हर स्टेप लिख नहीं रहा, मैं बताता बोल तो रहा हूँ ना मैं। अगर मैं उसको डायरेक्ट लिख देता कि ये h by लैम्डा और m नॉट c, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता h नहीं y m नॉट c स्क्वायर, तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता था, हो सकता है 20% स्टूडेंट्स को डाउट रहता। बट अगर मैंने बोल दिया तब तो डाउट नहीं होना चाहिए। सर। हाँ जी सर, मुझे पूछना था कि हमें जो प्रॉब्लम्स हम करते हैं ना सर, हाँ जी, फिर जब हम रिवाइज करते हैं खुद से, तो हमें उनमें एक्यूरेसी, जैसे जब एग्जाम पे होते हैं तो उस वक्त डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है सर, हाँ जी, हाँ जी, पर थोड़ा हम प्रॉब्लम होती है सर, जो प्रॉब्लम हम घर पर सॉल्व कर पाते हैं वो एग्जाम में नहीं कर पाते। हाँ, घर पर बहुत इजी लगता है, तो उसके लिए सर हमें क्या करना चाहिए? आप मेरे लेक्चर को रेफरेंस लेके बोल रहे हैं या किसी एग्जाम में अपीयर हुए हैं उसको रेफरेंस लेके बोल रहे हैं? सर एग्जाम को रेफरेंस लेके। हाँ, तो देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे तो जब हम घर पे करते हैं तो उसकी हमारे पास बुक भी अवेलेबल होती है, हमारे पास नोटबुक भी अवेलेबल होती है, हमारे सामने बहुत सारी चीजें होती है, रिवाइज करते टाइम भी होती है नहीं। तो एग्जाम में तो कुछ नहीं होता। तो जब आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप पर डे आपके सामने अगर उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की कॉपी भी रखी हुई है सामने, तो आपको ये हैबिट होनी चाहिए कि आपकी नजर उधर ना जाए, आप कंसंट्रेट ना हो जाए, आप अपने सॉल्यूशन पे कंसंट्रेट हो। तो जो एग्जाम की सिचुएशन आपको फेस करनी है पर डे, आप उस सिचुएशन को फील करके चलिए ना। कहीं भूलते हैं, याद नहीं रहता तो याद करने की हैबिट को बढ़ाइए। कोई फॉर्मूला भूल रहे हैं, हो सकता है 15 डेज याद रहता हो, 20 डेज बाद भूल जा रहे हो, तो उसकी गैप को बढ़ाइए। ठीक है ना। तो जो एटमॉस्फेयर एग्जाम का है आप पर डे उसको फेस करिए, तभी हमारा माइंड उस तरह की सिचुएशन में प्रॉब्लम सॉल्व करने के एबल होगा। सर मैं ऐसे पूछ रहा था, ये जो नेट का सिलेबस है ये पीजी लेवल का ही है, कुछ एडवांस भी आता है उससे? सिलेबस तो मेंशन है वेबसाइट पे, आप कंपेयर कर लो, हो सकता है आपके यहाँ की यूनिवर्सिटी में वो एक्सक्लूड किया हुआ हो। नहीं, जैसे पीजी लेवल में जो टॉपिक वगैरह आते हैं जनरली सेम से, मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कुछ चेंजेस होता है। हो सकता है कि आपके यहाँ पे ज्यादा सिलेबस रहा हो किसी और स्पेशल टॉपिक पे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशलाइजेशन है किसी में, हो सकता है कि जो यहाँ का सिलेबस है वो आपको ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा दिया हो कुछ पर्टिकुलर बुक का।